how serious is the drug problem in India and especially amongst the youth? ये प्रॉब्लम इंडिया में आउट ऑफ कंट्रोल सिचुएशन में है। अब इंडिया में ड्रग्स केसेस इतने बढ़ गए हैं जो सिस्टमेटिक फ्रॉड से लेकर बॉडीली इंजरी के केसेस से लेकर उससे भी ज्यादा टॉप लेवल पे पहुंच गए। उसके बहुत सारे रीजंस भी है, जैसे कि हम बात करें तो बहुत सारी ऐसे केसेस अभी रिसेंटली बने हैं कि 1 करोड़ का ड्रग्स, 5 करोड़ का ड्रग्स एयरपोर्ट में लगेज में मिल रहा है बाई स्पेशल कैविटी इन लगेज। कौन से ऐसे ड्रग्स हैं इंडिया में जो कि सबसे ज्यादा कॉमनली इस्तेमाल होते हैं? मैक्सिमम यही 2 है जो अभी इंडिया को सबसे ज्यादा खोखला कर रहे हैं। किस तरीके के फेक केसेस आते हैं और किस तरीके के रियल केसेस भी आते हैं आपके पास? 98% केसेस एनडीपीएस में फेक नहीं हो सकते क्योंकि ये बहुत ही स्ट्रिक्ट लॉ है। किसी को फंसाने के लिए अगर कोई फेक केसेस करता है तो उसके ऊपर भी उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी और रिस्क रहता है कि अगर ये खुल गया ही विल बी ट्रीटेड बाय द सेम स्टिक। सर, क्या कंज्यूम करना क्राइम है या पोजेस करना क्राइम है? मेरे हिसाब से तो इंडिया में ड्रग्स को देखना भी क्राइम है। अगर आपको दिख जाता है, आप इन्फॉर्म नहीं करते तो ये भी क्राइम है। अगर मैंने माल फूका तो even a microgram of substance can lead to arrest. Even death penalty can be awarded for the repeated offense of drug. police has no right to beat the person and get information. Police does not have even right to touch the accused. मारने की बात तो बहुत ही दूर है। बहुत सारे केसेस है जहाँ पे सेलिब्रिटीज और उनके बच्चे भी इसमें एक्यूज बने हैं। किसी के लिए कोई स्पेशल ट्रीटमेंट और प्रोविजन नहीं है। जो साधु संत होते हैं उनको कुछ सब्सटेंसेस कैरी करना अलाउड होता है। इज इट ट्रू? इट इज एब्सोल्युटली मिथ। कोई भी रिलीजियन हो, अगर वो क्राइम करेगा तो देयर इज अ कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ दैट क्राइम, चाहे वो साधु संत हो या आम इंसान हो या कोई कॉर्पोरेट का एचआर हो, किसी के लिए अलाउड नहीं है। हाय सर, वेलकम टू द मिसफिट ह्यूमंस थैंक यू सो मच। कभी कभी एक मजाक लगता है कि देश की हालत नशे को लेके काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। अभी कुछ दिन पहले एक सिचुएशन थी जहाँ पे मैंने सड़क पे एक इंसान को नशे में धुत देखा एंड ही वॉज लिटरली ब्लीडिंग फ्रॉम द आर्म। मी बीइंग इन द मेडिकल इंडस्ट्री, आई कुड एक्चुअली सी कि वो इंसान 110% इंटॉक्सिकेटेड था, ड्रग्ड था एंड उसने 100% किसी ना किसी तरीके के इंजेक्टेबल्स यूज़ करे बिकॉज आई कुड सी दैट उसने वेन्स में किसी तरीके का कुछ ना कुछ तो इंजेक्ट किया था एंड देयर वर अ लॉट ऑफ पंचर मार्क्स आई कुड सी। एक बार मैंने सोचा कि मैं उसकी हेल्प करूं बट देन आई कुड ऑब्वियसली सी दैट जिस हालत में वो था, आई ट्राइड टू वेक हिम अप बट ही वॉज कम्प्लीटली डेड, ऑलमोस्ट मतलब लिटरली इन अ डेड स्टेट। ऐसी चीज़ें देखने के बाद कभी कभी ऐसा महसूस होता है अंदर से कि यार हमारे देश की क्या हालत होती जा रही है। पिछले कुछ सालों में नशा इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि समझ नहीं आ रहा कि देश कहाँ जा रहा है। एंड आई विल कॉल इट द ड्रग क्राइसिस ऑफ इंडिया। आई वॉन्ट टू नो हाउ सीरियस इज द ड्रग प्रॉब्लम इन इंडिया एंड स्पेशली अमंग्स द यूथ। अगर मैं इसका सीधा जवाब दूं तो ये प्रॉब्लम इंडिया में आउट ऑफ कंट्रोल सिचुएशन में है। जिस हिसाब से ड्रग्स के केसेस बढ़ रहे हैं इंडिया में, एक वक्त था जब इंडिया में बॉडीली इंजरी के केसेस और यही क्राइम होता था जहाँ पे चोरी चकारी होती थी या फिर बहुत लूट हो जाती थी या फिर किसी परिवार के बीच में डिस्प्यूट होने से या फिर किसी और से अनबन होने से उस हिसाब से के ऑफेंसेस हो रहे थे। लेकिन अब इंडिया में ड्रग्स केसेस इतने बढ़ गए हैं जो सिस्टमेटिक फ्रॉड से लेकर और ये बॉडीली इंजरी के केसेस से लेकर उससे भी ज़्यादा टॉप लेवल पे पहुंच गए। उसके बहुत सारे रीजंस भी है, जैसे कि हम बात करें तो पार्टी कल्चर अब इंडिया में ज़्यादा हो रहा है। हम वेस्टर्न कल्चर को ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं और इस हिसाब से ड्रग्स बहुत इजीली अवेलेबल हो जाता है मार्केट में और लोग कंज्यूम कर रहे हैं। हम जैसे आपने बताया, आपने सिचुएशन देखी एक इंसान की रोड के ऊपर, उस हिसाब से ये इट बिकम वेरी कॉमन नाउअडेज और केसेस इतने बढ़ रहे हैं क्योंकि जैसे कि बहुत सारी कंट्रीज़ है, थाईलैंड फॉर एग्जांपल है जिन्होंने कैनेबीज फ्री कंट्री अपने आप को डिक्लेयर किया है, तो इंडिया में इसका इंपोर्ट भी बढ़ा है।
द पीपल हु आर ट्रैवलिंग फ्रॉम इंडिया टू बैंकॉक, और फिर वो वापस आ रहे हैं रिटर्न में। और बहुत सारी ऐसे केसेस अभी रिसेंटली बने हैं कि एयरपोर्ट पे बहुत सारा ड्रग पकड़ा जाता है। और ड्रग्स एक ऐसी चीज़ है जैसे कि फॉर एग्जांपल कैनेबीज कोई मशीन में डिटेक्ट नहीं हो सकती। आप उसको सिर्फ सीक्रेट इन्फॉर्मेशन से या ह्यूमन रिसोर्स से ही आप उसको डिटेक्ट कर सकते हो, अच्छा, या फिर रैंडम चेक से। तो गौर फरमाने की बात यह है कि अगर ये रैंडमली चेक हो रहा है और ये रिजल्ट है कि जितने सारे केसेस हम देख रहे हैं कि 1 करोड़ का ड्रग्स, 5 करोड़ का ड्रग्स एयरपोर्ट में लगेज में मिल रहा है, बाई स्पेशल कैविटी इन लगेज, स्पेशल कंपार्टमेंट लगेज में बना के दे रहे हैं। तो ये रैंडमली चेक पे ये रिजल्ट है, तो कितने सारे लोग तो निकल जाते होंगे जिनको चेक नहीं किया गया, और ये स्प्रेड हो रहा है। और वो इस हिसाब से यहाँ पे इंडिया में कल्चर अभी बहुत ज्यादा बढ़ गया है। इट इज द बिग टाइम टू वरी नाउ। सर इतना ज़्यादा प्रेवलेंट होता जा रहा है ड्रग यंगस्टर्स में स्पेशली, जबकि हम बोलते हैं कि यार द यंग जनरेशन इज सो एजुकेटेड, राइट, दे आर प्रिविलेज्ड, दे हैव अ लॉट ऑफ नॉलेज, उसके बावजूद भी ऐसा क्यों हो रहा है कि दीज पीपल आर फॉलोइंग इनटू द ट्रैप ऑफ ड्रग अब्यूज एंड एडिक्शन? आपने एक जैसे हिंदी में कहावत है, वो भेड़ की लाइन में सभी चलते हैं, एक भेड़ चलेगा तो पीछे सभी चलेंगे, और यूथ में ये ज्यादातर फॉलो हो रहा है। दूसरा, लेक ऑफ एजुकेशन है कहीं पे हमारी स्कूलिंग सिस्टम में या यूनिवर्सिटी सिस्टम में, जो ड्रग्स के सामने जो हमें एजुकेट करना है कि दिस इज कंप्लीटली हार्मफुल, ये आपको यू कांट कंज्यूम, ये एडिक्टिव है, हाईली एडिक्टिव है। रिसेंटली जो ड्रग्स आए सिंथेटिक ड्रग्स, वो हाईली एडिक्टिव है। सो ये अवेयरनेस कहीं स्टूडेंट्स और यूथ के बीच में नहीं पहुंच रही है। रिसेंटली बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है जो कॉलेज कैंपस में स्पेशली सेमिनार्स कर रहे हैं कि इसके ऊपर सारे यूथ को और स्टूडेंट्स को अवेयरनेस ला रहे हैं कि भाई ये ड्रग्स होता है, इससे बहुत ही ज़्यादा, इससे कोई फ़ायदा है ही नहीं, ये सिर्फ चंद मिनटों की मज़ा है और फिर हमेशा के लिए सज़ा है। और लॉज भी बहुत स्ट्रिक्ट है, एनडीपीएस एक्ट बहुत ही स्ट्रिक्ट है। फिर भी जस्ट बिकॉज लेक ऑफ नॉलेज, लेक ऑफ अवेयरनेस, और उनके पास कानून का भी पूरा नॉलेज नहीं है कि एनडीपीएस क्या, इसके कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। अगर मैं समझता हूँ यूथ को ये बताया जाए कि एक बार आप विथ ड्रग्स पकड़े गए और इसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा, तो शायद कोई यूथ या कोई भी इंसान उसे फिर से टच करने का नहीं सोचेगा। बट लैक ऑफ अवेयरनेस ये हो रहा है। सर मुझे ऐसा नहीं लगता कि लैक ऑफ अवेयरनेस या लैक ऑफ नॉलेज है, क्योंकि हर इंसान को पता है कि नशा जो है वो एक इंसान की ज़िंदगी को तबाह कर सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि लोगों में कहीं ना कहीं एक अवेयरनेस है कि ड्रग यूज़ कैन बिकम एन एडिक्शन इन नो टाइम, बट उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं तो कुछ ऐसी कमी है जिसकी वजह से ये सब कुछ होते हुए भी लोग इस जाल में फंस जाते हैं और ड्रग यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। उसका रीज़न एक और ये भी है कि जैसे कि मैंने बताया कि ह्यूमन सोर्स से ही हमें पता 95% हमें तभी पता चलता है जब हमारे पास इंटेल होती है, अदरवाइज इट इज़ डिफिकल्ट टू फाइंड आउट। अगर कोई फर्स्ट टाइम कंज्यूम करता है, ही फील्स हैप्पी और उसको ऐसा लग रहा है कि मुझे कुछ नहीं हुआ है, ना मुझे पुलिस ने पकड़ पाई, ना मुझे किसी ने पकड़ा, तो उस हिसाब से वो ही विल ट्राई अगेन कि भाई इसमें तो इतना स्ट्रिक्ट नहीं है और कुछ नहीं है। तो शायद हमारा कानून लोगों तक नहीं पहुंचा पाए कि ये कितना स्ट्रिक्ट लॉ है और इसके कॉन्सिक्वेंसेस कितने खराब आएंगे। अगर हमारे कॉन्सिक्वेंसेस लॉ के रिलेटेड उनको पहले से पता होते तो शायद बहुत सारे यूथ कभी भी ड्रग्स अपने हाथ में ना लेता। What you're trying to say is इंसान ट्राई करने के लिए शुरू करता है एंड उसके बाद वो उसकी ऐसी लत में फंस जाता है कि ही बिकम्स एडिक्टेड एंड वो एक तरीके से यूज्ड टू हो जाता है उस ड्रग के कंजम्पशन। मैं आपको रिसेंटली एक किस्सा बताता हूँ। मेरे पास एक ऐसा केस आया है जिसमें फादर और उसका सन दोनों लोग घर में मौजूद थे। फादर वॉज पेडलर और उसके 2 बेटे थे। तो एक बेटे के उसे आदत लग गई क्योंकि फादर वाज अ पेडलर और वो खुद ही घर में लेके आता था और वहीं पे बिजनेस करता था, सारी लीगल एक्टिविटी। उसमें से एक बेटे को एडिक्शन लग गया और दूसरे बेटे को एडिक्शन नहीं लगा। अब जिस बेटे को एडिक्शन लगा, जिस दिन रेड हुई, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने वहां पे रेड की, उसी दिन वहां पे वो बेटा और बाप दोनों पकड़े गए। दूसरा बेटा सो रहा था तो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को पता चला ये इनोसेंट है, उसकी मोबाइल में से ऐसी कोई चैट्स नहीं मिली है, बट दूसरे बेटे में से थी। तो बाप बेटे दोनों को अरेस्ट कर लिया गया। द बेटा इज एजेड अबाउट 21-22 ईयर्स, वेरी यंग, और दोनों जेल में गए। अब तीसरे बेटे पे उसकी ऐसी असर हुई कि विद इन 17 और 18 डेज ही कमिटेड सुसाइड।
वो उसने अपने आप को ऐसा माना कि ये ड्रग्स के हिसाब से सब कुछ खत्म हो गया है। और उसके फादर को मैंने जब टेम्पररी बेल करवा के वो जब बाहर आए तो ही वॉज क्राइंग कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरी लत कब ये पेशे में बदल जाएगी और मेरा पेशा कब मुझसे मेरा परिवार छीन लेगा, पर ये हो रहा है। इसलिए शायद शुरुआत उनसे उतनी सीरियसनेस के साथ वो नहीं जब चीज़ों को ले रहे कि हम शुरू कर रहे हैं, तो इसका आखिरी अंतिम परिणाम क्या होगा वो शायद उनको पता ही नहीं है। अगर उनको शायद पता होता तो शायद कोई फिर से नहीं करेगा ये। कहीं ना कहीं ये नशे का व्यापार और नशे की लत सिर्फ और सिर्फ उस इंसान को तबाह नहीं करती जो कि उस व्यापार को या उस लत का आदी है, उन लोगों को भी खत्म कर देती है जो कि उनसे जुड़े हुए हैं। बेशक सर, मैं ये जानना चाहता हूँ, बिकॉज यू हैव बीन डीलिंग विद अ लॉट ऑफ एनडीपीएस केसेस, कौन से ऐसे ड्रग्स हैं इंडिया में जो कि सबसे ज़्यादा कॉमनली इस्तेमाल होते हैं? जैसे हमने गांजा, चरस, स्मैक, हीरोइन, कोकेन, एमडीएमए और फार्मास्यूटिकल्स ड्रग्स के बारे में तो सुना ही है, बट सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज ड्रग्स कौन से हैं इंडिया में? अनफॉर्चुनेटली मैं कह सकता हूँ कि इंडिया में कोई ऐसा ड्रग नहीं है जो यूज़ ना होता हो कॉमनली। सबके अलग अलग है, क्योंकि हमारे पास केसेस आते हैं वो कैनबीज रिलेटेड, वीड रिलेटेड, हैश हो गया, और एमडी मेफेड्रॉन इज एट द पिक ऑफ मैक्सिमम केसेस मेफेड्रॉन के होते हैं। इट इज़ अ सिंथेटिक ड्रग, पार्टी ड्रग में यूज़ होता है। मैक्सिमम केसेस अगर मेरे नज़रिए से देखें तो वो मेफेड्रॉन के होते हैं, बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसके ही आते हैं। कैनबीज, हैश, पोपिस्ट्रो, ओपियम सभी रेगुलरली कंज्यूम करते ही है। सबके अलग अलग केसेस बनते हैं और एरिया वाइज ज़्यादा डिपेंड होता है। जैसे कि गुजरात के कुछ एरिया है, जैसे सूरत हो गया, और वहाँ से सारा उड़ीसा के साइड से कैनबीज आता है, तो वहाँ पे कैनबीज के केसेस ज़्यादा होते हैं। दूसरी साइड अगर देख लें, अहमदाबाद हो गया, वहाँ पे मेफेड्रॉन का कल्चर अभी ज़्यादा हो गया है, लोग मेफेड्रॉन ज़्यादा कंज्यूम करते हैं और मैक्सिमम केसेस मेफेड्रॉन के बन रहे हैं। तो ये कभी कभी जियोग्राफिकल पे भी डिपेंड करता है, कनेक्टिविटी पे डिपेंड करता है कैसे रिसर्च चले। इंडिया में पहले कुछ नहीं था, बट जिस हिसाब से अफगानिस्तान से जो ड्रग सप्लाई हुआ और उसके बाद हमने एनडीपीएस एक्ट बनाया, दैट इज़ द मेन रीज़न, क्योंकि वी आर इन द मिडल ऑफ द चेन, जहाँ से सप्लाई होता था अफगानिस्तान से इंडिया थ्रू, और फिर इंडिया में कंजम्पशन उसका बढ़ गया हेरोइन का। उस हिसाब से वी हैव टू डील इट विद द वेरी स्ट्रिक्ट लॉ, अदरवाइज पहले लॉज इतने स्ट्रिक्ट नहीं थे। तो मेरा मानना है कि इंडिया में अभी तकरीबन हर तरह के केसेस हो रहे हैं। सर, हाउ डेंजरस और लेस डेंजरस? आई विल से लेस डेंजरस बिकॉज लोग कहते हैं कि जो स्ट्रीट ड्रग्स हैं, राइट, जैसे कि चरस, गांजा, अफीम, वो as compared to prescription drugs are less dangerous. I want to understand from your perspective and your experience कि कौन से drugs ज़्यादा dangerous हैं और किस तरीके से वो हमारी यूथ को इम्पैक्ट कर रहे हैं। मेरे हिसाब से देखने जाओ तो हर ड्रग डेंजरस है, चाहे वो कैनबीस के फॉर्म में हो या फिर सिंथेटिक हो, केमिकल ड्रग हो, क्योंकि कोई भी ड्रग किसी भी तरीके से फायदा नहीं दे रहा है। बट इंडिया में अभी एक चीज बहुत इंक्रीज हो रही है कि जो थेराप्यूटिक ड्रग है, जैसे कि कफ सिरप हो गया, उसे बनाया इसलिए गया था कि किसी को पेन रिलीफ हो, उसको वो बीमारी दूर हो, मगर उसका यूज़ नेगेटिवली अब हो रहा है, उसका यूज़ इंटॉक्सिकेशन के लिए हो रहा है, उसका यूज़ के हिसाब से एडिक्शन बढ़ रहा है। तो अब इंडिया में ऐसी सिचुएशन नहीं है कि जहाँ पे सिर्फ कैनबीज है, हैश है या फिर कोई और ड्रग है जो मेफेड्रॉन है, वही सिर्फ ड्रग्स नहीं है। अब इजीली अवेलेबल इन मार्केट, इजीली अवेलेबल इन मेडिकल स्टोर, जैसे कि कफ सिरप हो गया, कोडेन फॉस्फेट कंटेंट होता है उसमें, तो वो भी इंटॉक्सिकेटेड है, वो भी एडिक्टिव है। तो लोग अब उसको भी कंज्यूम करते हैं और उससे भी उनको नशा कर रहे हैं और उसके भी केसेस बढ़ रहे हैं। एक लॉन्ग डिबेट चली है इस पे कि कफ सिरप शुड बी कंसीडर अंडर द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट, नॉट अंडर द एनडीपीएस एक्ट, बिकॉज वो सीधा ड्रग नहीं है, वो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में कवर्ड है। उसमें बहुत सारे एक्सेप्शंस है कि उसमें कोडेन फॉस्फेट का कंटेंट क्या रहना चाहिए और उससे अगर ज्यादा हुआ देन इट शुड बी, बट इट इज अ स्टिल पेंडिंग डिस्प्यूट। और at present situation our courts are considering the even cough syrup also under the NDPS Act, and which is very much required, क्योंकि वो भी एक जात ड्रग्स ही और उसका भी साइड इफेक्ट वही है जो एक दूसरे ड्रग्स का हो सकता है। सर, कैटेगराइजेशन ऑफ ड्रग्स की अगर बात करें तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक ड्रग्स और साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एज दे से? नार्कोटिक ड्रग्स में ओपीएम आ गया, हेरोइन आ गया, कैनबीज आ गए, जो नेचुरल सब्सटेंस, दे मेंट टू बी अ पेन रिलीफ, उसका मेन पर्पस वो होता था।
और साइकोट्रोपिक सब्सटेंस में LSD हो गया, जिससे आपको हेल्यूसिनेशन इफेक्ट्स हो रही है और केमिकल यूज करके बनाया जाता है. दिस इज द मेन डिफरेंट. अदरवाइज दे बोथ फॉल अंडर बिकॉज द एक्ट इटसेल्फ सेज द कॉमन वर्ड, दे शेयर्स बोथ द वर्ड, पर मेन डिफरेंस ये है. What are the most commonly used narcotic and psychotropic substances in India today? सबसे ज़्यादा easily available और सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले ड्रग्स कौन से? जिस हिसाब से केसेस आ रहे हैं और जिस हिसाब से हमने उसे डिस्क्राइब किया हुआ है लॉ में, उस हिसाब से कैनेबीज और मेफेड्रोन अभी पिक पे है, जिसके केसेस मैक्सिमम आ रहे हैं और इजी टू अवेलेबल है, इतना किसी को इफेक्ट नहीं पता नहीं चलता. तो इसके हिसाब से मैक्सिमम केसेस कैनेबीज रिलेटेड प्रोडक्ट्स, वीड हो गया, चरस हो गया, हैशिश और रिलेटेड, एंड मेफेड्रोन जो सिंथेटिक ड्रग है जिसका अभी कल्चर ज़्यादा है, उस हिसाब से मैक्सिमम यही दो है जो अभी इंडिया को सबसे ज़्यादा खोखला कर रहा है. सर, क्या कैनबिस डिफरेंटली ट्रीट किया जाता है हार्डर ड्रग्स के मुकाबले, जैसे कि कोकेन, हेरोइन, अंडर द इंडियन लॉ? सर्टेनली. सी, इंडियन लॉ के हिसाब से सारे ड्रग डिफाइन किए गए हैं एज पर देयर क्वांटिटी. Okay. Generally they are in a small quantity. One is a small, one is a commercial, and what is there between both of them, जो बीच में है वो intermediate quantity, और punishment भी उसी हिसाब से डिफाइन की गई है. जैसे कि कैनेबीज है, वीड हो गया, उसका small quantity 1 kg से अंदर होता है और commercial quantity 20 kg होता है. तो कैनेबीज को लेस ट्रीट किया गया है एज पर द इंडियन लॉज, और कंपेयर टू मेफेड्रोन वहाँ पे कमर्शियल क्वांटिटी 50 ग्राम्स होता है. 50 ग्राम्स से ज़्यादा या 50 ग्राम आप कंज्यूम करते हो या आपके पास से मिलता है तो योर केस विल फॉल अंडर दी कमर्शियल क्वांटिटी. तो ये जो वेट का डिफरेंस है उस हिसाब से अगर देखा जाए तो कैनेबीज को वी हैव डिफाइंड वेरी लेस. बट रिसेंटली एक चीज़ है जो शायद मेरा ऐसा जाती तौर पर मानना है कि वी रिक्वायर्ड अमेंडमेंट. हमें लॉ को अपडेट करना ही होगा. द रीजन इज बीइंग दैट मेनी कैनेबिस फ्री कंट्री जैसे कि थाईलैंड हो गया, वहां से अब वो लोग हाइब्रिड ड्रग बनाते हैं. जो नॉर्मल नेचुरल सब्सटेंस जो पुराने ज़माने में लोग उगाते थे, जैसे कि कैनेबीज का प्लांट हो गया, वो सब्सटेंस और थाईलैंड से जो हाइब्रिड सब्सटेंस आता है, दोनों में THC का डिफरेंट होता है. THC डिफाइन किया आपका कितना हाईली इंटॉक्सिकेटेड होगा. सर, THC क्या होता है? THC आप उसको कह सकते हैं कि वो ड्रग की जान होता है. वो कंटेंट जो होता है वो डिफाइन करता है कि इसकी असर कितनी हो सकती है, पोटेंसी कितनी हो सकती है. जितना THC लेवल ज़्यादा उतना उस हिसाब से. तो कैनेबिस फ्री कंट्री जैसे थाईलैंड है, उन्होंने स्पेशली by invention or by using of science, agriculture, they have developed hybrid drugs. Hybrid drugs में अगर आप 1 ग्राम भी ड्रग्स है, it is more than equivalent to 20 kg of normal cannabis जो इंडिया में पाए जाते हैं. तो उस हिसाब से अगर आपके पास है हाइब्रिड और सेम इन प्राइस ऑल्सो, जनरली जो इंडिया में ग्राम्स में रेट होता है नॉर्मल ड्रग का अराउंड 1000-2000 और हाइब्रिड का होता है अराउंड 5000-10,000. तो वो उसके इंटॉक्सिकेशन लेवल, उसकी इफेक्ट के लेवल के ऊपर डिपेंड करता है. अभी की करंट सिचुएशन में इंडिया में हाइब्रिड ड्रग और नॉर्मल ड्रग दोनों के बीच में कोई डिफरेंशिएट नहीं किया गया है. अगर थाईलैंड से 2 करोड़ रुपए का ड्रग आता है जिसका वेट होता है सिर्फ और सिर्फ 2 किलो, तो भी उसे इंटरमीडिएट क्वांटिटी में गिना जाएगा. और वही सेम ड्रग अगर हाइब्रिड नहीं है और ओडिशा से आया है और वो अगर 2 किलो है 2000 रुपए का, तो भी दोनों की पनिशमेंट सेम है. तो ये एक इंडिया में लॉ को डेवलप करना और इसको अपडेट करना बहुत ज़रूरी है. सर, किसी भी तरीके के नशीले पदार्थ का जब मैटर सामने आता है तो हम NDPS एक्ट की बात करते हैं. क्या होता है एग्जैक्टली NDPS एक्ट और इसको क्यों इंट्रोड्यूस किया गया? क्योंकि ये 1980s में आया. इससे पहले ऐसा क्या हो रहा था कि इस एक्ट की जरूरत हमें थी ही नहीं, या कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से 1980s में इतने ज्यादा स्ट्रिक्ट लॉज को लाने की जरूरत पड़ी? 1980s से पहले ड्रग्स तो प्रोहिबिटेड ही थे. फॉर ऑल दोज ड्रग्स प्रोहिबिशन लॉ वाज देयर. वो कानून इतना स्ट्रिक्ट नहीं था, उसमें प्रावधान जो थे जमानत के और वो इतने स्ट्रिक्ट नहीं थे, सजा का प्रावधान इतना स्ट्रिक्ट नहीं था. 1980s ऐसा दौर था जहाँ पे एक साइड सोवियत अफगान वॉर चल रही थी और उसके हिसाब से अफगान में ओपियम का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा था. और अफगानिस्तान से ये प्रोडक्शन थ्रू द चैनल ऑफ इंडिया, म्यांमार, बर्मा और सारे बाकी रेस्ट ऑफ कंट्रीज में सप्लाई किया जाता था.
उस दौर पे 1980s में सिर्फ और सिर्फ यही रीजन हो सकता है, मेरा मानना है, कि इसके हिसाब से द कंट्री हैज टेक अ कॉल कि नाउ दिस इज द पिक टाइम कि ड्रग्स इज स्पॉइलिंग एवरीथिंग, दे आर स्पॉइलिंग यूथ ऑफ नेशन, दे आर स्पॉइलिंग बिजनेस ऑफ नेशन, हेल्थ ऑफ नेशन। तो उस हिसाब से एनडीपीएस एक्ट को इंट्रोड्यूस किया गया और उसे इतना स्ट्रिक्ट बनाया गया कि इफ़ अगर कमर्शियल क्वांटिटी और स्मॉल क्वांटिटी, इंटरमीडिएट क्वांटिटी डिफाइन की गई, और अगर कमर्शियल क्वांटिटी का ड्रग का ट्रेड हो रहा है इधर इन अ पोजीशन और यू आर ट्रेडिंग, तो उसको इतना स्ट्रिक्ट बनाया गया कि उसकी पनिशमेंट, मैक्सिमम पनिशमेंट, मिनिमम पनिशमेंट 10 ईयर्स और मैक्सिमम पनिशमेंट 20 ईयर्स की गई। उसी के साथ इस लॉ को स्ट्रिक्ट और बनाने के लिए सेक्शन 37 को इंट्रोड्यूस किया गया कि भाई कमर्शियल क्वांटिटी का कोई भी केस होगा, वहाँ पे नॉर्मल मैकेनिज्म और नॉर्मल मैनर में जिस हिसाब से और ऑफेंसेस में बेल मिल जाते हैं, इसमें बेल को ही प्रोहिबिटेड कर दिया गया। तो इस हिसाब से सोवियत अफगानिस्तान वॉर वुड बी द मेन रीजन टू इंट्रोड्यूस एनडीपीएस एक्ट इन अवर नेशन। व्हाट इज द रोल ऑफ एनसीबी? क्योंकि पिछले कुछ दिनों में बहुत लोगों ने एनसीबी का नाम बहुत जोरों शोरों से सुना है, राइट? एनडीपीएस एक्ट के अंदर एनसीबी का क्या रोल है? एनसीबी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो होता है, एक स्पेशल एजेंसी गवर्नमेंट द्वारा बनाई गई, जिनका काम सिर्फ और सिर्फ ड्रग्स केसेस को आइडेंटिफाई करना, डिटेक्ट करना, रजिस्टर्ड करना, इन्वेस्टिगेट करना और उन्हें कन्विक्शन तक पहुंचाना है। उसमें स्पेशलाइज्ड ऑफिसर्स को अपॉइंट किए गए जिनका नॉलेज ड्रग्स केसेस में ज़्यादा है, क्योंकि सी एनडीपीएस एक्ट बहुत ही टेक्निकल लॉ है। अगर एक छोटी सी भी गलती इन्वेस्टिगेशन एजेंसी से केस बनाते वक्त हो गई तो वो गलती सीधा एक्यूज को एक्विटल की तरफ ले जाएगी, उसको निर्दोष बाइज्जत बरी कर देगी। उस गलती को रोकने के लिए एनसीबी का गठन किया गया और एनसीबी का काम ये था, उन्होंने ह्यूमन रिसोर्सेज, इंटेलिजेंस और उनके इतने अच्छे तौर पे इन्होंने फैलाए कि जिसके हिसाब से सारा जो कंट्रोल था, जो इनका पूरा मार्केट था, जो सिंडिकेट चल रही थी, वो सारी खत्म होने में एक तौर पे बहुत ही सक्सेसफुल रिजल्ट मिला है। एनडीपीएस एक्ट कैसे काम करता है, इसको थोड़ा सा डीपली समझने की कोशिश करते हैं। हाउ डज इट एक्चुअली वर्क? एक इंसान जब पकड़ा जाता है किसी ड्रग केस में, what actually happens, स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करते हैं, फ्रॉम अरेस्ट टू ट्रायल टू जजमेंट। एनडीपीएस स्पेशल लॉ है, एनडीपीएस स्पेशल लॉ है तो उसमें बहुत सारे टेक्निकल लूपहोल्स भी है, टेक्निकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की। अगर हम शुरू करें सीक्रेट इन्फॉर्मेशन से लेके ही, आपको भरोसा नहीं होगा बट हमारा लॉ ऐसा कहता है कि इफ सम पॉइंट ऑफ टाइम किसी ऑफिसर को सीक्रेट इंफॉर्मेशन मिली है और उसके पास वक्त है, जैसे कि मूविंग व्हीकल है तो एक्सेप्शन है कि यू कैन गो डायरेक्टली, मगर या आपको पॉसिबिलिटी है कि भाई हम सब प्रोसीजर करेंगे तब तक ये क्राइम हो जाएगा या फिर हम उसे डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे और हमारे हाथों से निकल जाएगा, ऐसी सिचुएशन में एक्सेप्शंस दिए गए। अदरवाइज अगर ऑफिसर को सीक्रेट इंफॉर्मेशन मिलती है, ही हैज टू नोट इट डाउन इन अ राइटिंग, उसे स्पेशली लिखना होगा, देन ही हैज टू फॉरवर्ड इट टू द सुपीरियर ऑफिसर, उसे उसके ऊपरी अधिकारी को ट्रांसफर करना होगा, वो भी राइटिंग में, और फिर उसके बाद टीम बना के उसको करना। टीम में गवर्नमेंट 50 ज़्यादा है, नॉर्मल केसेस होते हैं जैसे असॉल्ट हो गया या उसमें कोई भी 50 चलते हैं, पर प्रेफरेबली एनडीपीएस में गवर्नमेंट 50 का यूज़ होता है ताकि वो हॉस्टाइल ना हो या कोई और रीत से पीछे से उनको ट्रायल में तकलीफ ना हो। तो सीक्रेट इंफॉर्मेशन से शुरू करके वो लोग जो उसकी तैयारी करते हैं, जैसे कि अगर उन्होंने सीक्रेट इंफॉर्मेशन मिली, नोट डाउन किया, उसके बाद पंचनामा करने के लिए 50 बुलाए, दे हैव टू नोट इट डाउन। उन्होंने किस पंचा को बुलाया, किस हिसाब से उनको बुलाया, वो नोटेड डाउन करना होता है। उसके बाद वो 50 को एक्सप्लेन करना होता है कि हमारे पास ऐसी सीक्रेट इंफॉर्मेशन है, ऑन द बेसिस ऑफ द सीक्रेट इंफॉर्मेशन वी आर गोइंग टू रेड, और इस रेड में आपको एज अ पंच विटनेस आपको वहां पे हाजिरी देनी है। उसी के साथ पंच विटनेस को राइट दिया जाता है कि आप सारे रेडिंग ऑफिसर्स हैं उनकी तलाशी ले सकते हो कि भाई पहले से उनके पास कोई सब्सटेंस था या कोई ये प्लांटेड केस नहीं करते। ये सारी चीजें भी इसमें ध्यान रखी गई, इसीलिए कि ये स्ट्रिक्ट लॉ है, इसमें पनिशमेंट
इट्स वेरी हाई, तो उस हिसाब से कोई इनोसेंट पर्सन इसमें इम्प्लीकेट फॉल्सली ना हो, तो ये सारे मेजर्स दिए गए। तो शुरू करके सीक्रेट इन्फॉर्मेशन के बाद पंचायत बुलाना, फिर रेड वाली जगह जाना, कॉर्डन करना, इंटरसेप्ट करना, अच्छा उसके बाद भी एक्यूज्ड को उसके राइट समझाना, ये भी कंपलसरी एनडीपीएस में। अक्यूज अच्छा। के पास राइट है कि इफ ही वांट्स कि मेरा सर्च, मेरी पर्सनल सर्च है, वो सिर्फ कोई गेजेटेड ऑफिसर ही करे, मैं नॉर्मल ऑफिसर के पास नहीं करवाऊंगा, तो वो उसके पास राइट है। ये राइट अगर एक्सप्लेन नहीं किया इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने, तो भी वहां पे लूप होल से वो एक्यूज विल गेट द एक्विटल। और हमारे सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे जजमेंट सिर्फ इसी लाइन पे है कि एक्यूज को उसका राइट एक्सप्लेन नहीं किया गया कि आपको राइट है गेजेटेड ऑफिसर के पास सर्च करने का, और सीधा उसको सर्च कर लिया, देन दिस एंटायर ट्रायल इज फैटल, इट इज वेशिएटेड एंड इट इज रिक्वायर्ड टू बी एक्विटेड। तो ये सारी छोटी छोटी बातें भी जरूरी है, इसीलिए एनसीबी को स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है और उस हिसाब से उनको पूरी टीम बनाई जाती है। सर ये तो बहुत बड़ा लूप होल है। बहुत, ये तो मैंने आपको एक बताया, ऐसे तो बहुत सारे लूप होल्स है। हमारा एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है करनाल सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा जी। ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच यानी सबसे टॉप कोर्ट्स का जजमेंट, टॉप कोर्ट की भी टॉप बेंचेस का जजमेंट कह सकते हैं। उस केस में सेक्शन 42(1) सीक्रेट इंफॉर्मेशन नोट डाउन नहीं करके 42(2) सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 42 उसे फॉरवर्ड नहीं किया गया था, उसी ग्राउंड पे उसको एक्विटल हो गया कि ये ट्रायल ही पूरा इन्वेस्टिगेशन ही गलत हुआ है। तो ये लॉ बहुत ही टेक्निकल है, इसलिए इन्वेस्टिगेशन एजेंसी हमेशा ध्यान रखती है कि कोई भी लूप होल्स उसमें ना रहे, और इसीलिए ज्यादातर एनसीबी के ऑफिसर सक्सेसफुली रेड कर सकते हैं, सक्सेसफुली केस को कन्विक्शन तक पहुंचा सकते हैं। मतलब जैसा फिल्मों में दिखाया जाता है, टीवी सीरीज में दिखाया जाता है कि पुलिस वाले रेड मारने गए और उन्होंने मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि वो ऐसा करते होंगे, बट मूवीज में दिखाते हैं ना कि पुलिस वाले गए और उसके घर में देखिए मूवीज रख दिया और उसके बाद बोल दिया कि इसको उठा लो, इसके घर में तो ड्रग्स मिल गए हैं। तो मतलब ऐसा टेक्निकली रियलिटी के अंदर तो होना नॉट पॉसिबल है। नॉट पॉसिबल तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि मेरे पास भी ऐसे कई केसेस आए जिसमें प्लांट किया गया है। और रिसेंटली मेरे पास एक सूरत डिस्ट्रिक्ट का केस है जिसमें 2 पार्टनर्स के बीच का डिस्प्यूट था। जस्ट टू रिजॉल्व दैट डिस्प्यूट उन्हें एक पार्टनर को दूसरे पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा नहीं करना था, फाइनेंशियली ट्रांजैक्शन पूरा नहीं करना था, तो उसने ड्रग केस पूरा फेक केस प्लांट किया, और अल्टीमेटली इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने सक्सेसफुली उसे प्रूव किया कि ये फेक ड्रग केस है, ओरिजिनली किसी और ने प्लांट किया, और फिर उनको बुक किया गया। इसलिए ऐसा फिल्मों के जैसा तो हम नहीं कह सकते, क्योंकि फिल्मों की दुनिया और हमारी दुनिया में तो बहुत फर्क है। और फिल्मों में जो कोर्ट कचहरी और ये पुलिस दिखाए जा रहे हैं वो तो बिल्कुल प्रोसीजर, वो सिर्फ हमें एंटरटेन करने के लिए होते हैं। बाकी ड्रग्स केस के जितने भी दिखाए जा रहे हैं वो तो पॉसिबल ही नहीं है जिस हिसाब से फिल्मों में दिखाया जाता है। सर क्या रियलिटी है फेक एनडीपीएस केसेस की और रियल एनडीपीएस केसेस की, क्योंकि आप ऑन ग्राउंड लड़ते हो इन केसेस को, राइट? किस तरीके के फेक केसेस आते हैं और किस तरीके के रियल केसेस भी आते हैं आपके पास? फेक केसेस की बात करूं तो मैक्सिमम 98% केसेस एनडीपीएस में फेक नहीं हो सकते, क्योंकि ये बहुत ही स्ट्रिक्ट लॉ है, और इसमें किसी को फिट करने के लिए या किसी को फंसाने के लिए अगर कोई फेक केसेस करता है तो उसके ऊपर भी उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी और रिस्क रहता है कि अगर ये खुल गया तो उसे भी वही ही विल बी ट्रीटेड बाय द सेम स्टिक जो वो चाहता है कि कोई और ट्रीट हो। तो इसमें फेक केसेस प्लांट करना पॉसिबल बहुत ही कम है, नहीं होता ऐसा भी नहीं है, होते होंगे बट बहुत कम है। मगर किसी को फेक फंसाया जाता है वो होता है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल बताऊं, किसी के पोजीशन में से ड्रग मिला, अब वो सीधा किसी के साथ दुश्मनी है और उसको पैसे वैसे देना है या फिर कोई और इश्यू है, तो वो सीधा नाम दे देगा कि भाई मेरा सप्लायर तो वो है। तो ऑन द बेसिस ऑफ द को एक्यूज स्टेटमेंट सीधा पुलिस उसे पकड़ लेगी, उसमें कुछ नहीं देखा जाता, सिर्फ को एक्यूज का स्टेटमेंट इनफ हो जाएगा उसे पकड़ने के लिए। वो बात अलग है फिर कोर्ट में वो वैलिड है नहीं है, वो दैट इज अ डिफरेंट सिनारियो। बट इस हिसाब से अगर कहा जाए तो फेक केसेस नहीं बट फेक और फॉल्स इम्प्लीकेशंस ड्रग केसेस में मैक्सिमम होते हैं। किसी को आपने गूगल पे 10,000 ट्रांसफर किए है, ही बोरोड फ्रॉम यू, उसने आपके पास से जरूरत से लिया है, फिर भी वो कह सकता है वो अगर अरेस्ट हुआ और नहीं देना है या कोई दुश्मनी हो कि भाई मुझे तो इसीलिए दिए गए थे कि उसे मुझे ये जो कॉन्ट्राबैंड पकड़ा गया वो उसे सप्लाई करना था। तो उस हिसाब से फॉल्स इम्प्लीकेशन बहुत है और बढ़ भी रहा है, पर कोर्ट आर वेरी स्ट्रिक्ट और वो फॉल्स इम्प्लीकेशन को जैसे ही देखती है वो उन्हें इजीली बेल दे देते हैं। सर क्या कंज्यूम करना क्राइम है या पोजेस करना क्राइम है या रखना क्राइम है या
इस्तेमाल करना क्राइम? ये इंडिया में बहुत बड़ा मिथ है। बहुत हाँ। सारे यूथ को ऐसा है कि भाई मैं उसे ट्रेड करूंगा हाँ। तो ही क्राइम है, अगर हाँ। मैं अपने पर्सनल कंजम्पशन के लिए रखता हूं तो वो हाँ। क्राइम नहीं है। ये मिथ है। मेरे हिसाब से तो इंडिया में ड्रग्स को देखना भी क्राइम है। अगर आपको दिख जाता है, आप इन्फॉर्म नहीं करते तो ये भी क्राइम है। अंडर द लॉ it is not described, but still it is crime because it is we are taking it as a very strict law. तो अगर आपको पता है कि someone is trading और आप नहीं बताते तो ये भी गलत है। तो अगर आप पोजेशन में है, कंज्यूम कर रहे हैं तो भी क्राइम है। अगर आप पोजेशन में नहीं है बट जिसके पोजेशन में से ड्रग मिला है वो बता रहा है कि आपका इन्वॉल्वमेंट ये ट्रेडिंग में है या प्रोक्योरमेंट ऑफ ड्रग में है, वो भी क्राइम है। अगर आपका मॉनेटरी ट्रांजैक्शन है वो भी क्राइम है। और बहुत सारे केसेस में विदाउट एनी एविडेंस, सिर्फ सीडीआर डिटेल, अरेस्टेड एक्यूज जिसके पोजेशन में से मिला है उसका और आपका सीडीआर डिटेल मैच होता है तो भी आपको इन्वेस्टिगेशन एजेंसी डिटेल क्या होता है? टेलीफोनिक कम्युनिकेशन बिटवीन बोथ ऑफ देम। अच्छा। ऑन द बहुत सारे केसेस है जिसमें मेरे पास भी बहुत सारे केसेस है जिसमें सिर्फ एविडेंस, पीस ऑफ एविडेंस, नो डाउट इन आइस ऑफ लॉ सीडीआर इज अ वीक पीस ऑफ एविडेंस। और बहुत बार सुप्रीम कोर्ट ने ये रेशियो लेट डाउन भी किया है कि ओनली ऑन द बेसिस ऑफ सोल एविडेंस ऑफ टेलीफोनिक कम्युनिकेशन इन एब्सेंस ऑफ ट्रांसक्रिप्ट, अगर कोई डिटेल एविडेंस नहीं है तो आप एक्यूज नहीं बना सकते। बट ये साबित करते करते बहुत वक्त लग जाता है और तब तक तो आप एक्यूज रहते ही हो और आपको जेल के सलाखों के पीछे रहना ही पड़ता है। बट अगर एक इंसान कंज्यूम कर रहा है और वो अपनी पोजेशन में, इमीडिएट पोजेशन के अंदर उसके पास ड्रग नहीं है, तो क्या वो भी अक्यूज्ड बन सकता है उस केस में? 100% बन सकता है अगर कैसे? वो प्रूव होता है। रिसेंटली दिसंबर 31 की जितनी भी ड्राइव्स चली थी, हाँ। उसमें रिसेंटली इंडिया में ऐसे मशीन्स इंट्रोड्यूस हुए हैं जो आपको कंज्यूम करने के बाद भी आपके पोजेशन में नहीं है बट आपने कैनेबीज या और कोई ड्रग कंज्यूम किया है तो भी वो आपको टेस्ट से पता चलता है और फिर उसका केस बनता है। और ऐसे केसेस बहुत बने हैं। मतलब अगर मैंने माल फूका और मैं पकड़ा गया और मेरे टेस्ट में ये आ गया कि इस इंसान ने किया है, तो भी मैं उस एक्ट के अंदर अक्यूज्ड कैटेगरी में आता हूं। मैं इसका जवाब आपके एग्जाम्पल से नहीं देना चाहता। हाँ। पर अगर किसी ने किया है, वंस ही हैज कमिटेड क्राइम दैट मींस ही इज क्रिमिनल, और तो भी वो डेफिनेशन में आता है और उसके ऊपर वही चार्जेस लगते हैं एनडीपीएस के। पोजेस करो, कंज्यूम करो, किसी भी तरह से आप उस इवन यू आर फैसिलिटेटिंग, जैसे कि मैं पजेस भी कोई इंसान नहीं कर रहा है, कोई इंसान कंज्यूम भी नहीं कर रहा है, बट फैसिलिटेट कर रहा है। जैसे कि वो अपनी कोई गोडाउन या शॉप प्रोवाइड कर रहा है, जैसे कोई कन्वेंस प्रोवाइड कर रहा है, व्हीकल प्रोवाइड कर रहा है जस्ट फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ड्रग। अब जैसे कि किसी कार में ड्रग ट्रांसपोर्ट हो रहा है और ओनर ने उसको विथ स्टेबल माइंड दिया है उसको यूज करने के लिए विद, क्योंकि एनडीपीएस में प्रिजम्पशन है। अगर आपके पास से एलिगेशन है तो आपको प्रिजम्पशन आपका है, आपका माइंड सेट है कि आपको यू आर अवेयर अबाउट दिस ऑफेंस। तो अगर वो वहां पे मौजूद नहीं है, उसकी गाड़ी में से निकलता है और जिसके पोजीशन में वो मिलता है वो स्टेटमेंट देता है ये गाड़ी मेरी नहीं है, ये ओनर की है और मुझे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ दिस ड्रग मुझे ये दी गई थी, तो भी वो एक्यूज है। उसके लिए पोजीशन में होना, जगह पे मौजूद होना भी जरूरी नहीं है। दैट इज समथिंग जो कि लोगों को मुझे लगता है समझना चाहिए कि अगर आपके घर में या आपके द्वारा ओन करी किसी प्रॉपर्टी में भी अगर कोई इंसान इस तरीके का काम कर रहा है तो भी उसको प्रॉब्लम हो सकती है। 100% प्रॉब्लम हो सकती है। उसके ऊपर एफआईआर हो सकती है, इन्वेस्टिगेशन हो सकता है, चार्जशीट हो सकती है, ट्रायल चल सकती है और एट द एंड ऑफ द ट्रायल अगर कोर्ट को पता चलता है कि नहीं उसका प्रिजम्पशन इज अ मेन थिंग और उसके विरुद्ध अगेंस्ट में ही होता है एज पर द एनडीपीएस एक्ट, प्रिजम्पशन ऑलवेज अगेंस्ट द एक्यूज, और कोर्ट को ऐसा लगता है ही वाज इन अ सेंस नॉलेज कि ये इस हिसाब से ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है या फिर मेरे प्लेस पे स्टोर हो रहा है, ही मस्ट बी कन्विक्टेड, उसे पनिशमेंट मिलेगी इसकी। सर एक बहुत बड़ा सवाल है और ये मैंने ना बहुत सारे लोगों से सुना भी है, इवन काफ़ी सारी यूट्यूब वीडियोस में भी मैंने ये बात सुनी कि यार पोजेशन फॉर पर्सनल यूज तो लीगल है बट मैं कोई ट्रैफिकर थोड़ी हूं, मैं कोई सप्लायर थोड़ी हूं। क्या पर्सनल यूज के लिए पोजेस करा जा सकता है किसी भी तरीके का ड्रग, किसी भी तरीके का नार्कोटिक सब्सटेंस, किसी भी तरीके का साइकोट्रोपिक सब्सटेंस?
और इसमें एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है पर्सनल यूज की एंड पोजेशन फॉर ट्रैफिकिंग अंडर द लॉ? सी, अगर आपके पास पोजेशन में है तो वो आप कंज्यूम अपने पर्सनल यूज के लिए भी रखा है, फिर भी वो एनडीपीएस में ऑफेंस ही है। ये मिथ है। ये मिथ इस हिसाब से है क्योंकि कुछ कंट्रीज है जिस कंट्रीज में मेजरमेंट दिए गए हैं कि कुछ वेट तक आप अपने पर्सनल कंजम्पशन के लिए रख सकते हो, आप ट्रेड नहीं कर सकते। कुछ कंट्रीज में सिर्फ ट्रेड करना ऑफेंस है। पर्सनल कंजम्पशन एक क्वांटिटी दी गई है कि भाई 5 ग्राम्स 10 ग्राम्स हर ड्रग्स की अलग अलग, उतना आप अपने पोजीशन में रख सकते हो। वो कंट्री के लॉस के हिसाब से इंडिया में मिथ है। इंडिया में ऐसा मिथ है कि अगर हमारे पास पर्सनल कंजम्पशन जितना कॉन्ट्राबैंड है तो हम पे कोई केस नहीं होगा, पर ये बिल्कुल मिथ है। अगर आपके पास पर्सनल कंजम्पशन का है तो आपको उस हिसाब से जिस कैटेगरी में वो उसका कॉन्ट्राबैंड आता है उस कैटेगरी के हिसाब से आप पे केस भी होगा और उसी क्वांटिटी के हिसाब से सजा भी होगी। जनरली पर्सनल लॉ को डिफाइन किया गया है एनडीपीएस में 3 कैटेगरी में, स्मॉल, इंटरमीडिएट एंड कमर्शियल क्वांटिटी। अगर स्मॉल क्वांटिटी का कॉन्ट्राबैंड, जैसे कि पर्सनल कंजम्पशन में जनरली वी बिलीव के स्मॉल क्वांटिटी आएगा, फिर भी उसको सामने एफआईआर भी हो सकती है, उसे अरेस्ट भी किया जा सकता है और उसे 1 साल तक की सजा भी हो सकती है। Even a gram of a substance can lead to arrest? I can say that even a microgram of substance can lead to arrest, क्योंकि जहाँ पे डेफिनेशन है वहाँ शुरू होता है 0 से लेके यहाँ तक के ग्राम। सो अगर आपके पास कोई भी क्वांटिटी में कॉन्ट्राबैंड है, इवन इन अ माइक्रोग्राम ऑल्सो, देन ऑल्सो यू विल बी पनिश्ड। सर, ये डिस्टिंक्शन मैटर क्यों करता है? क्योंकि आपने एक बात बोली कि जब माइक्रोग्राम भी एक ऑफेंस है, राइट, तो ये डिफरेंशिएशन क्यों है? ये डेफिनेशन क्यों बनाई कि स्मॉल क्वांटिटी होती है, इंटरमीडिएट क्वांटिटी होती है एंड कमर्शियल क्वांटिटी होती है? अगर क्राइम है ही तो देन एवरीबडी शुड बी टेकन इन द सेम कैटेगरी। ट्रायल उसी हिसाब से होना चाहिए कि भाई इसके पास सब्सटेंस मिला है। व्हाई इज इट सो डिफाइंड कि स्मॉल, इंटरमीडिएट या कमर्शियल? उसका रीजन ऐसा है कि लेजिस्लेचर भी जानते थे कि ये लॉ लाने से, इसके स्ट्रिक्ट लॉ बनाने से इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होने वाले हैं। अब आप समझिए कि किसी इंसान के पास, लेट इट बी टेक फॉर एग्जांपल कैनबिस, किसी इंसान के पास 1 केजी से अंदर है, वो उसका पर्सनल यूज के लिए ही हो सकता है, ऐसा बिलीव कर सकते हैं। ओके। और वो पर्सनल कंजम्पशन की पनिशमेंट कम है क्योंकि वो ट्रेड नहीं कर रहा है, इसलिए वो 1 साल तक दी गई है। अब किसी इंसान के पास 20 केजी से ज्यादा है तो वो प्राइमा फेसा इट इज मेंट फॉर पर्पस ऑफ कमर्शियल यूज, इट इज मेंट फॉर ट्रेड, इट इज मेंट फॉर इलीगल ट्रेड। तो उस हिसाब से डील किया जाता है कि भाई ये ज्यादा क्वांटिटी है तो उसकी पनिशमेंट ज्यादा रहेगी, अगर कम क्वांटिटी है तो प्रिसाइसली वो उसके पर्सनल कंजम्पशन के लिए होगा तो उसकी पनिशमेंट कम रहेगी। बीच में इंटरमीडिएट क्वांटिटी है तो उसके लिए भी ये ऐसा ही दिया गया कि मिनिमम 1 ईयर टू अप टू 10 ईयर्स, मैक्सिमम 10 ईयर्स से अप इंटरमीडिएट क्वांटिटी में पनिशमेंट नहीं हो सकती। तो लोग जो लोग एडिक्टेड है वो तो अपने पास वो किसी भी हिसाब से छोड़ने वाले नहीं है, तो एडिक्टेड को वो पनिशमेंट नहीं मिलनी चाहिए जो पनिशमेंट एक ट्रेडर को मिलती है, एक पेडलर को मिलती है। इस हिसाब से ये कानून में हर चीज की हर क्वांटिटी के हिसाब से पनिशमेंट डिफाइन की गई है। इस हिसाब से तो अगर किसी ऑफिसर को एक इंसान ड्रग्ड अवस्था में मिलता है तो वो उसको भी क्वेश्चन कर सकता है, उसको भी पिक कर सकता है कि यू आर ड्रग्ड, ही कैन टेक हिम टू द पुलिस स्टेशन। Certainly. He can take it to the police station, he can register the FIR and he can intercept and arrest. अगर it's a very strict law और इसमें कोई भी कॉम्प्रोमाइज हमारी कंट्री ने पहले से नहीं चाहा है कि इसमें कोई भी कॉम्प्रोमाइज हो, इसीलिए इसके प्रोविजन और इसका मिसयूज ना हो, प्लांटेशन और वो सब ना हो, इसके हिसाब से ही उसको इतना टेक्निकल भी बनाया गया है कि एक एक्यूज्ड है उसके सारे राइट्स उसको जो भी मिलते हैं वो मिलने चाहिए। और सरप्राइजिंगली ये एक्ट एक ऐसा है, जनरली हमें पता है कि हमने पुलिस को दिया हुआ बयान कहीं भी मायने नहीं रखता, द स्टेटमेंट बिफोर पुलिस इट इज नॉट एडमिसिबल एविडेंस इन कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने जो लास्ट जजमेंट दिया तूफान सिंह का, उससे पहले सेक्शन 67 एनडीपीएस एक्ट कहती है कि स्टेटमेंट बिफोर द पुलिस और एनसीबी और वट एवर ऑफिसर दैट इज ऑल्सो एडमिसिबल एविडेंस, इट कैन बी रीड एज एविडेंस इन एनडीपीएस। यस,
तो 67 तो ये लॉ को इसीलिए बनाया कि उन पे पुलिस पे भी इतना भरोसा किया गया है कि कोई फेक केस, इतना स्ट्रिक्ट लॉ है, कोई फेक केस नहीं कर सकता है। सिस्टम के अंदर कोई लूप होल ना रह जाए, उसके लिए इस एक्ट को इतना ज्यादा स्ट्रिक्ट बना दिया है कि अगर पुलिस ने डिस्क्लोजर स्टेटमेंट में लिख दिया इट कैन बी कि कंसीडर्ड, इस इंसान ने नशे का सेवन किया या इसके पास नशा बरामद हुआ है, तो उसको कोर्ट मानेगा। इसमें एविडेंस दो टाइप के होते हैं, डायरेक्ट एविडेंस एंड कोरोबोरेटिव एविडेंस। ओके। ये अभी तक 67 बिफोर तूफान सिंह जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का, इट वाज कंप्लीटली एडमिसिबल। आफ्टर तूफान सिंह कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा कि भाई इवन 67 का स्टेटमेंट कन्फेशनल स्टेटमेंट है, वो एनसीबी का ऑफिसर रिकॉर्ड कर रहा है या कोई और पुलिस ऑफिसर रिकॉर्ड कर रहा है या किसी भी ऑफेंस में, जैसे कि एनडीपीएस में कर रहा है, तो भी वो स्टेटमेंट बिफोर द पुलिस ही है। ओनली सोल एविडेंस तरीके उसे आप उसे यूज नहीं कर सकते कि ये उसका कन्फेशन है, हमारे पास और कोई एविडेंस नहीं है, बट उसके कन्फेशन पे हम कन्विक्ट नहीं कर सकते हो। दूसरे केसेस में तो उसको यूज ही नहीं कर, बट ये 67 कैन बी यूज्ड एज अ कोरोबोरेटिव एविडेंस। जैसे कि उसके स्टेटमेंट से कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन निकल के आई जिससे जो चेन लिंक की जो चेन है वो कंप्लीट हो रही है, देन इट कैन बी यूज्ड, बट इट कैन बी नॉट यूज्ड एज अ सोल एविडेंस टू कन्विक्ट एनीवन। सर, क्या स्मॉल क्वांटिटीज भी एक इंसान को जेल तक पहुंचा सकती है? इज जेल मैंडेटरी इन एनडीपीएस एक्ट की? अगर एक्ट में एक बंदा रजिस्टर कर लिया गया तो उसको जेल होगी ही होगी? सर्टेनली। अगर एनडीपीएस में, इसमें दो ऑप्शन है। अगर किसी को ऐसा लग रहा है कि मुझे फॉल्स इम्प्लीकेशन किया और पुलिस ने अरेस्ट नहीं किया, तो एंटीसिपेटरी बेल के ऑप्शंस है। नो डाउट इट इज वेरी रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस वेयर कोर्ट्स आर कंसीडरिंग एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन विदाउट अरेस्ट, प्री अरेस्ट। इट्स अ स्ट्रिक्ट लॉ इसके हिसाब से, बट इट डिपेंड्स ऑन सर्कमस्टेंसेस। इट डिपेंड्स इफ कोर्ट फील्स दैट कि ये फॉल्स इम्प्लीकेशन है या इतने एविडेंसेस नहीं है, तो इवन एंटीसिपेटरी बेल कैन बी ग्रांटेड। बट जनरली इन एनडीपीएस केस, अगर किसी के सामने एनडीपीएस एक्ट का कोई भी प्रोविजन इन्वोक हो रहा है तो उसे जेल देखना जरूरी है। ये जो आपने जब ये शब्द इस्तेमाल किया ना कि जेल देखना जरूरी है, उससे एक बात तो बहुत स्पष्ट हो जाती है दैट एवरीबडी हु इज वाचिंग दिस पॉडकास्ट शुड से नो टू ड्रग्स। भाई, नशे के चक्कर में मत पड़ो, ये तुम्हें बर्बाद कर देगा, जेल तक ले जाएगा ही ले जाएगा अगर तुम उसमें फंस गए तो। और ये सिर्फ तुम्हें नहीं, ये तुम्हारे पूरी फैमिली को, तुम्हारा पूरा परिवार, तुम्हारे से जुड़े हुए हर किस्म के लोग, वो सबको तबाह कर देता है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हम तो आए दिन कोर्ट्स में देखते हैं कि हस्बैंड को अरेस्ट कर लिया और फिर उसकी किसी की मदर की डेथ हो गई, किसी के फादर की डेथ हो गई, तो उनकी वाइफ फिर टेम्पररी बेल के लिए भी कोर्ट के धक्के खाते हैं। और हमने वो बहुत ही देखा है कि पूरे छोटे छोटे बच्चों को लेके आते हैं और पूरा पूरा फैमिली डिस्ट्रॉय हो जाता है। एनडीपीएस एक्ट, इंडिया में रहना है तो ड्रग्स से हमेशा दूर रहना चाहिए। सर, मैंने सुना है कि एनडीपीएस एक्ट के अंदर क्वांटिटी डिफाइन करती है, डिटरमाइन करती है कि आपको कितने साल की सजा मिलेगी। ट्रू, राइट। कितनी क्वांटिटी में कितने साल की सजा मिलने का प्रावधान है? एनडीपीएस एक्ट में गवर्नमेंट ने एक चार्ट पब्लिश किया है। उस चार्ट में हर ड्रग्स की अलग अलग क्वांटिटी डिफाइन की गई है। जैसे कि मैंने बताया, कैनबीज और वीट हिसाब से वो 20 kg इज अ कमर्शियल क्वांटिटी, मेफेड्रोन में 50 ग्राम है, चरस में 100 ग्राम है। इट डिपेंड्स ऑन दी वो ड्रग कितना इफेक्टिव है उसके ऊपर डिफाइन की गई सब्सटेंस। बट मेनली उन्हें डिफाइन किया गया है ये 3 क्वांटिटी में, द स्मॉल, इंटरमीडिएट एंड कमर्शियल क्वांटिटी। स्मॉल क्वांटिटी की पनिशमेंट इट मे बी अप टू 1 year, ओके। इंटरमीडिएट 1 to 10 years। जैसे कि अगर वो स्मॉल क्वांटिटी भी नहीं है और कमर्शियल क्वांटिटी ग्रेटर देन स्मॉल क्वांटिटी और लेस देन कमर्शियल क्वांटिटी, देन इट मे बी कंसिडर एज अ इंटरमीडिएट क्वांटिटी। उसमें 1 to up to 10 years जी। और if it is more than commercial quantity or more than commercial quantity, then minimum punishment is 10 years and maximum punishment is 20 years. और फॉर रिपीटेड ऑफेंस सेक्शन 31A तो इससे भी ज्यादा स्ट्रिक्ट है। इवन डेथ पेनल्टी कैन बी अवॉर्डेड फॉर द रिपीटेड ऑफेंस ऑफ ड्रग। इफ किसी को एक बार कन्विक्शन हुआ है और उसे फिर से कन्विक्शन होता है तो इट कैन बी इम्पोज टू द डेथ पेनल्टी टू। सर, यहाँ पे मैंने एक और बात सुनी है, मैं उसकी पुष्टि करना चाहूँगा। कहते हैं कि एनडीपीएस एक्ट जितना स्ट्रिक्ट है,
कहीं ना कहीं ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स भी इस एक्ट के अंदर कंसिडर किए गए हैं कि अगर कोई फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है तो उसको कम सजा भी दी जाती है। क्या फर्स्ट टाइम ऑफेंडर को भी सिमिलर कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ते हैं? इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा, फर्स्ट टाइम ऑफेंडर को किसी भी ऑफेंस में कोर्ट उसे इनोसेंस ही देखती है। द रीज़न इज बीइंग दैट कि जैसे कि एफआईआर रजिस्टर्ड होने के बाद फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है और इवन कमर्शियल क्वांटिटी ड्रग है, कमर्शियल क्वांटिटी ड्रग में बेल इज टोटली बार्ड, सेक्शन 37 टिल जो 2 कंडीशन है उसको आप फुलफिल नहीं करते हो, ट्विन कंडीशन ऑफ 37 इट इज बार्ड। पोजेशन में कमर्शियल क्वांटिटी में जनरली कोर्ट कभी भी बेल नहीं देती जी, एक्सेप्ट इफ देयर इज अ लॉन्ग इनकार्सरेशन। हमारे वहाँ पे ट्रायल्स जो है वो बहुत लंबे चलते हैं Okay. और स्पेशली एनडीपीएस में एक विटनेस कम से कम 5 और 6 डेट तो कम से कम एक विटनेस की एग्जामिनेशन चलती है। तो ऐसे 30-40 विटनेस हो गए तो ट्रायल्स आर प्रोलॉन्गिंग फॉर ईयर्स एंड ईयर्स। तो ऐसे केसेस में हमारी कोर्ट्स इनकार्सरेशन वो कितने वक्त से जेल के अंदर है वो एक इंपॉर्टेंट ग्राउंड देखती है। दूसरा रीजन ऐसा देखती है कि इज देयर एनी चांस कि ये बाहर आने के बाद ही विल कमिट अनदर ऑफेंस आइडेंटिकली अंडर द एनडीपीएस, दैट इज द मेन रीजन। और एक और ऑप्शन है कि प्राइमा फेसाई ऑफेंस इज मेड आउट और नॉट। अगर जब तक ये सब सेटिस्फाई नहीं होता कोर्ट कैन नॉट ग्रांट द बेल। बट हमने देखा है बहुत सारे केसेस में जिसमें कमर्शियल क्वांटिटी ड्रग पोजेशन में होने के बावजूद भी बेल मिल रहा है। उसका रीज़न ये नहीं है कि कोर्ट लिबरल है या लॉ लिबरल है, उसका रीज़न सिर्फ ये की है कि ऑल कोर्ट्स हैव वन प्रिंसिपल दैट देयर मस्ट बी नो प्री ट्रायल कन्विक्शन। अगर किसी पे केस चलता है वो अपराधी पुरवार होता है फिर उसे आप कन्विक्ट करो, इट इज अ डिफरेंट थिंग। और किसी पे सिर्फ एलिगेशन है, रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर, फाइलिंग ऑफ चार्जशीट, प्रोसीडिंग ऑफ केस, ये सारा उसे प्रिजम्पशन में कि भाई ही मे बी एन एक्यूज, ही इज गिल्टी, बट वो गिल्टी नहीं है। तो तब तक कोर्ट भी थोड़ा लिबरल रहती है कि विदाउट बीइंग प्रूवन गिल्टी उसे अगर 3 साल या 4 साल तक जेल में रहा है तो फिर प्री ट्रायल कन्विक्शन को अप्रिशिएट ना करते हुए कमर्शियल क्वांटिटी में 37 को डायल्यूट करते हुए कोर्ट्स बेल ग्रांट करती है। पर इसमें भी कोर्ट्स के कॉन्ट्राडिक्टरी व्यू है। कई केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि लॉन्ग इनकार्सिरेशन पीरियड इटसेल्फ it is not enough to dilute the provision, the embargo of section 37 of NDPS। तो ये सब बेल डिस्क्रिशनरी पावर है, सब जजेस के ऊपर डिपेंड करता है कि उनको क्या अपील कर रहा है। कुछ कोर्ट्स को अपील करता है कि इनकार्सिरेशन इज अ इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन विच वी शुड कंसिडर एज अ ग्राउंड ऑफ बेल। कुछ कोर्ट्स का मानना ऐसा भी होता है कि नहीं, इन सच अ सीरियस ऑफेंस ऑफ NDPS एक्ट वेयर एक्ट इटसेल्फ रिफ्यूज टू ग्रांट बेल 37 के हिसाब से इट इज बार्ड, तो हम बेल नहीं दे सकते। बट फर्स्ट टाइम ऑफेंडर के लिए ऐसा नहीं है कि कोई स्पेशल प्रोविजन है कि अगर आपने फर्स्ट टाइम ऑफेंस किया है तो आपको अलग ट्रीट किया जाएगा, मगर आपने रिपीट ऑफेंस किया है तो 100% आपको अलग रीत से ट्रीट किया जाएगा। इट इज सच अ ग्रूसम क्राइम कि फर्स्ट टाइम ऑफेंडर को भी उसी निगाह से टेक्निकली देखा जाता है कि क्या ये दोबारा ये गलती करेगा या नहीं करेगा। मतलब पूरा एक प्रोसेस है इवैल्यूएट करने का। बट जेल तो निश्चिंत है, जेल तो निश्चिंत है, जेल तो होगी ही होगी। आपको कहते हैं ना कि जेल के दर्शन तो एक बार करने ही पड़ेंगे, आपको जाना पड़ेगा और उसके बाद ही आपको बेल हो सकता है मिले या हो सकता है ना मिले। और एनडीपीएस में ज्यादातर चांसेस ना मिलने के होते हैं, लाइक अदर ऑफेंसेस जिसमें होता है इजीली बेल, ऐसा एनडीपीएस ऑफेंस में कोर्ट इज टेकिंग इट वेरी स्ट्रिक्टली। क्योंकि मैंने कहीं पे पढ़ा था कि जेल इज योर राइट, सॉरी एक्सेप्शन, बेल इज योर राइट एंड जेल इज एक्सेप्शन। मैंने थोड़ा गलत बोल दिया। बट यहाँ पे मुझे आपसे बात करके मतलब देखा जाए तो इट्स सच अ गुड थिंग कि नशे को रोकने के लिए ऐसे कानून बनाए गए हैं कि तुम करो तो उसका भुगतो भी। ट्रू सर, बट एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने स्टार्टिंग में कुछ बातें बताई, मैं उसको थोड़ा सा दोबारा रिपीट करके समझना चाहता हूं बहुत सारी चीजों को। कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कभी कभी जिन्होंने कोई भी गुनाह नहीं किया होता बट वो फंस जाते हैं, राइट। हम हमेशा ये नहीं समझ सकते कि एक इंसान जिसको गिरफ्तार किया जा रहा है वो मुल्जिम है ही है।
ऐसी सिचुएशन में जब एक इंसान को एनडीपीएस एक्ट में अरेस्ट किया जा रहा हो, तो उस इंसान के पास लीगली क्या क्या राइट्स होते हैं और वो किन राइट्स को डिमांड कर सकता है पुलिस ऑफिशियल से, स्टेप बाय स्टेप समझना चाहता हूं मैं इसको। बहुत सारे केसेस में फॉल्स इम्प्लीकेशन होता है, ऐसा नहीं है नहीं होता है। ऐसे केसेस में एनडीपीएस, इसीलिए ये एक्ट जितना स्ट्रिक्ट है उतना ही उसमें टेक्निकल ऑप्शंस दिए गए हैं, उस एक्यूज को राइट दिए गए हैं, क्योंकि लॉ का तो प्रिंसिपल ही है ही इज इनोसेंट टिल नॉट प्रूवन गिल्टी, राइट। तो उस हिसाब से दैट प्रिंसिपल वुड अप्लाई हियर ऑल्सो। उस हिसाब से उसे सबसे पहला राइट दिया गया है कि वो अपनी सर्च भी रोक सकता है, कि मुझे आपत्ति है, आप नॉर्मल ऑफिसर हो, आप गेजेटेड ऑफिसर नहीं हो, मुझे आप पे ट्रस्ट नहीं है, मुझे आप मेरे राइट्स एक्सप्लेन मेरी लैंग्वेज में नहीं कर रहे हो, तो मुझे सर्च नहीं करवानी है, मुझे सिर्फ और सिर्फ गेजेटेड ऑफिसर से ही सर्च करानी। तो उसके लिए एक प्राइमरी पंचनामा क्रिएट होता है। उस पंचनामे में लिखा जा रहा है कि भाई हमने रेड की, हमने इसको इंटरसेप्ट किया, और हमने जब उसे उसके राइट्स बताए कि भाई आपको राइट है गेजेटेड ऑफिसर के पास सर्च, ये कंडीशन हो गई, आपको उसको राइट बताना है, और हमने बताया, और ही हैज़ अ राइट टू से कि मुझे नॉर्मल ऑफिसर के पास ही चेक होना है या मुझे गेजेटेड ऑफिसर ही चाहिए, क्योंकि कानून ऐसा मानता है कि नॉर्मल पुलिस ऑफिसर से लेकर गेजेटेड ऑफिसर ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल, और वहाँ पे आपको, अगर आप इनोसेंट हो तो आपको वहाँ पे कहने का बहुत सा मौका मिल सकता है, और वो आपको समझ सकता है, और उसके पास पावर्स होते हैं। तो इस हिसाब से स्पेशली एनडीपीएस एक्ट में ये प्रोविजन दिया गया है कि अगर उससे सर्च नहीं करवानी नॉर्मल ऑफिसर के पास और पंजाज के पास, तो वो गेजेटेड ऑफिसर की डिमांड कर सकता है। वंस ही हैज अरेस्टेड, और उसे ऐसा फील होता है कि मुझे गलत तरीके से अरेस्ट कर लिया, कई किस्सों में ऐसा होता है, मैंने खुद ने देखा हुआ है बहुत सारे केसेस में, कि जब प्लांटेड होता है या फिर बहुत सारे रीजंस होते हैं, तो उस हिसाब से एक्यूज को डिटेन कर दिया गया पहले, और फिर उसके ऊपर केस बनाया जा रहा है। तो ऐसे में एक कॉमन लॉ तो सारे एक्यूज के लिए है, दैट ही हैज टू बी प्रोड्यूस्ड बिफोर कंसर्न कोर्ट विद इन 24 आवर्स। 24 घंटे से ज्यादा एनडीपीएस में भी पुलिस एक्यूज को कस्टडी में नहीं रख सकती कोर्ट में पेशी करे बगैर। अगर कोर्ट में पेशी कर रहे हैं तो उसके पास पूरे चांस है कि वेरी फर्स्ट मोमेंट, दैट इज द फर्स्ट स्टेप, उसके साथ जो कुछ भी गलत हुआ है, उसे उसके राइट्स नहीं मिले, उसके फैमिली को इंटीमेट नहीं किया, अरेस्ट के लिए सबसे पहले उसके फैमिली मेंबर्स या नॉन मेंबर्स को इंटीमेट करना पड़ रहा है कि हम इन्हें अरेस्ट कर रहे हैं, ये सारी प्रोसीजर नहीं की गई है, तो वो सबसे पहले मैजिस्ट्रेट के सामने जब पेश किया जाता है तब वो कह सकता है कि सर मेरे राइट्स मुझे एक्सप्लेन नहीं किए गए, मुझे लैंग्वेज का इशू था, मेरी लैंग्वेज में मुझे एक्सप्लेन नहीं किया गया, या उन्होंने जो लैंग्वेज यूज़ की मुझे समझ नहीं आई, मेरे पास से फोर्सेबल साइन लिए गए हैं, मैंने पंचनामे में गेजेटेड ऑफिसर की डिमांड की थी, मुझे गेजेटेड ऑफिसर नहीं दिया गया। तो ये सारी चीज़ उसके पास चांस है कि वो जब उसे प्रोड्यूस किया जाता है। और हमारी कोर्ट की सबसे अच्छी बात यह है कि पहला क्वेश्चन हर मैजिस्ट्रेट कोर्ट का ये होता है कि एक्यूज को क्या तकलीफ है। एक्यूज्ड को इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के किसी भी मेंबर से उसे कोई कंप्लेन है या नहीं, ये पहला क्वेश्चन हर मैजिस्ट्रेट कोर्ट पूछती है जहां पे पेशी होती है। अगर वो बताता है मुझे इल ट्रीटमेंट दी गई है, मुझे मारा गया है, मेरे पास से कुछ डिमांड की गई है, मुझे गलत फिट किया गया, तो मैजिस्ट्रेट मस्ट नोट इट डाउन और वो आगे की कार्यवाही करेंगे। तो सबसे पहला चांस उसके पास ये होता है कि वो ऑफिसर के पास एट द टाइम ऑफ अरेस्ट बताए कि मुझे ये डिमांड है, मुझे गेजेटेड ऑफिसर चाहिए। अगर वो वहाँ पे कॉम्प्लाइंट नहीं होती है तो उसके पास सीधा ऑप्शन है मैजिस्ट्रेट के सामने जब पेशी हो तब उसे ये सारी चीज़ें बता देनी चाहिए कि मुझे साथ ये गलत हुआ है, इलीगल मैनर में हुआ है। सर कई बार ये देखा गया है, इवन आई कम फ्रॉम अ फैमिली ऑफ लॉयर्स एंड दिस इज़ वन ऑफ द ट्रूथ्स आई विल से, वेयर ऑफिसर्स अरेस्ट करते हैं और एक डिस्क्लोजर स्टेटमेंट बनाई जाती है कि उस स्टेटमेंट पे हस्ताक्षर किए जाते हैं मुलजिम के द्वारा कि हाँ मैं कबूल करता हूँ कि ये सारी चीज़ें मेरे साथ, ये मैंने किया है या नहीं किया, वो उसका एक पूरा बयान होता है। कहा जाता है कि उस डिस्क्लोजर स्टेटमेंट की कोई वैल्यू नहीं होती कोर्ट में, राइट सर? ट्रू। मगर ऐसा भी देखा गया है, एंड यू योरसेल्फ बीइंग अ लॉयर जो कि मुल्जिमों को बचाते हैं कोर्ट में, इज इट ट्रू कि कई बार ये भी होता है कि ऑफिसर मुल्जिम को लेके जाता है मजिस्ट्रेट के पास
बट वो मजिस्ट्रेट के पास उसको पेश नहीं करता, सिर्फ डॉक्यूमेंट्स दिखा के साइन स्टैम्प करा के लिए आते हैं? ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि बहुत सारे फॉर्मेलिटीज़ चेक हो गए। अब जैसे कि बहुत सारी अरनेश कुमार के जजमेंट के बाद सुप्रीम कोर्ट ने दिया है कि 7 years से लेस अगर पनिशमेंट है तो इवन यू कांट अरेस्ट इन अ मैकेनिकल मैनर। अगर आप अरेस्ट करते हो तो आपको चेकलिस्ट देना होता है कि ये रीजंस थे जिससे हमें इसकी अरेस्ट करना ज़रूरी हुआ, हम इसकी श्योरिटी, इसको कस्टडी में लेना बहुत ज़रूरी था। तो ये इंडियन लॉ में या इंडियन जुडिशरी में ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है कि कोई पुलिस सिर्फ कागज़ों पे दस्तखत जज के ले ले और बिना एक्यूज को प्रोड्यूस किए। इट इज़ इम्पॉसिबल इन इंडिया क्योंकि हमारी लॉ और हमारी प्रोसीजर स्पेसिफिकली इस बात को लेके बहुत सीरियस है। हमारे वहाँ ऑफेंस के सामने पनिशमेंट, स्ट्रिक्टनेस सब है, पर हमारे वहाँ एक राइट ऑफ फ्रीडम और उसका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, जो भी है उसे प्रोटेक्ट करना भी ज़रूरी है। और एज पर द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट उसके जितने भी राइट्स है टू प्रोड्यूस बिफोर द 24 hours बिफोर द मैजिस्ट्रेट, उस राइट में कोई भी पुलिस ऑफिसर, कितना भी बड़ा पुलिस ऑफिसर, हाई पुलिस रैंक ऑफिसर, वो भी उसमें कोई भी जात की कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर सकता। उसे प्रोड्यूस करना ही करना है, उसमें से उसे कोई एक्सेप्शन नहीं मिल सकता। अरेस्ट किस बेसिस पे होता है? प्राइमा फेसिया जो केस है उस पे होता है या डिस्क्लोजर स्टेटमेंट पे होता है? इट डिपेंड्स ऑन ऑफेंस। जैसे कि जनरली इन एनी कॉग्निजेबल ऑफेंस वेयर अरेस्ट इज रिक्वायर्ड, उसमें अरेस्ट की जरूरत है, उसमें वो पुलिस अरेस्ट कर सकती है। वो सिर्फ फिल्मों में दिखाया जाता है, आप अरेस्ट वारंट लेके आओ फिर हमसे बात करो, ऐसा नहीं होता है। कॉग्निजेबल ऑफेंस अगर है तो वो आपको अरेस्ट कर सकते हैं। अरेस्ट करने के बाद वो आपका कोई भी स्टेटमेंट लेते हैं, वो एडमिसिबल नहीं है। एनडीपीएस में 67 कन्फेशनल स्टेटमेंट की अलग वैल्यू है। स्पेशली तूफान सिंह से पहले ऐसे बहुत सारे केसेस थे जिसमें कन्फेशनल स्टेटमेंट पे भी कन्विक्शन हुई है। तो अरेस्ट होना वो उस पर डिपेंड करता है कि ऑफिसर को लग रहा है कि मैं ये ही विल नॉट कोऑपरेट विद द इन्वेस्टिगेशन, ये मुझे जो भी हमारा इन्वेस्टिगेशन हो रहा है उसमें सहकार नहीं देगा, वो एक रीज़न मेन है। और दूसरा रीज़न जब उसे लगता है कि ये भाग जाएगा, ये ही विल फ्ली अवे और उसे पकड़ना मुश्किल होगा। थर्ड रीज़न रिपीटेड ऑफेंस, उसे ऐसा डर है कि अगर इस बार इसे हमने अरेस्ट नहीं किया, डिटेन नहीं किया, तो देयर आर ऑल पॉसिबिलिटीज़ कि वो ऑफेंस रिपीट कर सकता है, तो भी अरेस्ट करते हैं। बट ये सारी चीज़ें 7 years और लेस देन 7 years में ये बहुत स्ट्रिक्ट हो जाती है कि सुप्रीम कोर्ट ने पूरी गाइडलाइन दी है कि प्रोसीजर ऑफ अरेस्ट क्या है, अरेस्ट होने के बाद एक्यूज्ड के राइट क्या है। और एवरी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, चाहे वो एनसीबी हो या कोई स्पेशल एनआईए की इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का ऑफिसर हो या नॉर्मल पुलिस ऑफिसर हो, ही हैज़ टू फॉलो ऑल द गाइडलाइंस एंड रूल्स फ्रेम्ड बाय द ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट इन वेरियस जजमेंट। 7 years का जब तक है तब तक भी उसे अरेस्ट, इसमें ऐसा होता था कि कोई भी ऑफेंस, जैसे कि मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट हुआ और वाइफ ने कंप्लेन की, तो इनिशियली बिफोर अरनेश कुमार जजमेंट 498A के ऑफेंस में देखा गया कोर्ट के द्वारा कि बहुत सारे केसेस फेक रजिस्टर्ड होते हैं। उसके बाद जस्ट टू हरेस द फैमिली मेंबर्स सच एज फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ और इवन हस्बैंड ऑफ सिस्टर इन लॉ, उन सब के नाम उसमें इम्प्लीकेट किए जाते हैं और सबको अरेस्ट करके डिटेन किया जाता है, हरेस किया जाता है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्पेशली 498A वाले जो ऑफेंस थे, जो मैट्रिमोनियल डोमेस्टिक वायलेंस के रिलेटेड है, वो ऑफेंस, और इन एडिशन टू दैट सच ऑफेंस लाइक चीटिंग, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, जिसकी भी पनिशमेंट 7 साल या 7 साल से कम है, उसमें पुलिस मैकेनिकली जो नॉर्मली अरेस्ट करता है ऐसे अरेस्ट नहीं, अरेस्ट इज एन एक्सेप्शन आफ्टर द जजमेंट ऑफ अरनेश कुमार। तो अभी तो बहुत कुछ सुधर चुका है। तो कहीं ना कहीं काफी सारी चीजें हैं जिसका ध्यान अगर एक अक्यूज्ड भी रखे तो वो अपने आप को सेफर साइड में लेके आ सकता है। यहां पे सर सबसे कॉमन मिस्टेक क्या करते हैं अक्यूज्ड जो कि उनके केस को कंप्लीटली खराब कर देता है? जनरली अक्यूज को उनके राइट्स पता नहीं होते। अक्यूज्ड को सबसे पहले उनके राइट्स का नॉलेज होना जरूरी है। अगर उनको उनके राइट्स पता नहीं है तो उनको इल ट्रीटमेंट की भी वो अपना रिप्रेजेंटेशन मैजिस्ट्रेट के पास कई बार हमने देखा है नहीं करते। राइट। एक और मिथ है हमारे इंडिया में कि जैसे कि हम लोग बोलते हैं रिमांड, दैट इज द स्पेसिफिक वर्ड यूज, इट इज अ पुलिस कस्टडी।
और जब कोर्ट रिमांड या पुलिस कस्टडी ग्रांट करती है तो इंडिया में अभी भी इतनी एजुकेशन नहीं है लॉ के रिलेटेड। बहुत लोगों को ऐसा मिथ है कि रिमांड का मतलब हमें हम पुलिस उठा के ले जाएगी, अब हमें मार भी सकती है और हमसे जो चाहे उगलवा सकती है या साइन करवा सकती है। इस हिसाब से रिमांड और पुलिस कस्टडी से लोग बहुत डरते हैं और पुलिस कस्टडी में न जाने के लिए जो भी उनसे हो सकता है वो करते हैं और पुलिस कस्टडी में जाने के बाद भी उनका डर बरकरार रहता है। इसीलिए ये अवेयरनेस लाना जरूरी है कि रिमांड और पुलिस कस्टडी का मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि पुलिस जो चाहे आपके साथ कर सकती है। आए दिन सुप्रीम कोर्ट और बहुत सारी हाई कोर्ट्स ने बहुत सारी गाइडलाइंस दी है कि व्हाट शुड बी दैट डन विद एक्यूज्ड इवन इफ ही इज इन अ पुलिस कस्टडी। हमें पहले पुलिस कस्टडी मैजिस्ट्रेट को रिस्ट्रेन कर रही है कोर्ट्स के आप मैकेनिकली पुलिस कस्टडी ग्रांट मत करो। एक्सेप्शनल केसेस हो जहां पे इन्वेस्टिगेशन के लिए उसका कस्टोडियल इंट्रोगेशन जरूरी है, उसी केसेस में उसको पुलिस कस्टडी अलर्ट करो, बट इट मस्ट बी एक्सेप्शन, नॉट इन अ कैजुअल मैनर। जैसे कि किसी पुलिस वाले ने कहा कि मुझे कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए, 7 days के रिमांड चाहिए मुझे, नहीं है। एक्सेप्शनल केसेस में देनी चाहिए और एक्सेप्शनल केसेस में अगर पुलिस कस्टडी मैजिस्ट्रेट ग्रांट करते हैं तो फिर क्या गाइडलाइंस पुलिस को फॉलो करनी है वो भी समझना पुलिस के लिए भी जरूरी है और एक्यूज के लिए भी जरूरी है। क्योंकि वही मिथ है कि हमें रिमांड मिले, हमें पुलिस कस्टडी मिले, अब तो हमें मारेंगे और हमें सब बुलवा लेंगे। ये सिर्फ फिल्मों में होता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इसकी बिल्कुल इजाजत नहीं देता। हमारी सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे जजमेंट्स में जैसे डीके बासु में और बहुत सारे जजमेंट में बताया गया है कि ये जो जर्नी है फ्रॉम अरेस्ट टिल जुडिशियल कस्टडी, आपको जब जेल में भेजा जाता है, बिटवीन दिस लाइन देयर इज अ पुलिस कस्टडी और पुलिस कस्टडी हैज टू बी वेरी 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 क्लीन और वहां पे किसी तरह का भी इल ट्रीटमेंट या कोई ऐसा बिहेवियर नहीं होना चाहिए जिससे एक्यूज की डिग्निटी, उसके राइट्स और उसे डायरेक्ट असर हो। सर एक बहुत बड़ा सवाल है कि आपने कहा कि पुलिस हैज नो राइट टू बीट द पर्सन and get information. Certainly. I am making it very loudly. Police does not have even right to touch the accused. उससे कोई भी धाक धमकी या कोई भी रीत से प्रेशराइज करना, इंफॉर्मेशन निकालना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, वो बिल्कुल लीगल नहीं है। पुलिस मारने की बात तो बहुत ही दूर है, पर आए दिन हम वीडियोस देखते हैं जहाँ पे पुलिस एट्रोसिटीज़ हो रही है और लोगों को वो हैंडकफ कर रहे हैं, उनको परेड किया ही जाए, उनको परेड में लेके निकलते हैं जस्ट टू शो समथिंग, और ये आए दिन बहुत बढ़ चुका है। बट सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे जजमेंट में कहा है कि ये हैंडकफ करके उनको बाहर निकाल के उनके एरिया में घुमा के ये सब करना बिल्कुल इलीगल है। इसका कोई राइट पुलिस को नहीं है। बट इसमें पुलिस ने भी अब एक एक्सेप्शन ढूंढ लिया है इन द नेम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन पंचनामा। देयर इज नो स्पेसिफिक डेफिनेशन ऑफ दिस वर्ड रिकंस्ट्रक्शन पंचनामा। वो क्या होता है? रिकंस्ट्रक्शन पंचनामा जनरली उस केसेस में होता है जहां पे डायरेक्ट एविडेंस का केस नहीं है और केस ऑफ प्रोसिक्यूशन बेस्ड अपॉन सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। फॉर एग्जांपल एक जगह पे एक रूम के अंदर किसी एक इंसान ने दूसरे इंसान का मर्डर कर दिया। अब वहां पे और कोई तीसरा आई विटनेस नहीं है और ये उसकी डेड बॉडी मिलने के बाद इन्वेस्टिगेशन होता है और केस रजिस्टर्ड होता है, तो पुलिस को उसमें क्लूज मिल रहे हैं कि भाई ये उसके साथ रहने वाला था, इसने किया है, और वो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस का केस मैच करने के लिए उसने ये काम कैसे किया, उसके लिए पुलिस रिकंस्ट्रक्शन पंचनामा जनरली कराती है कि भाई ये पूरी सीन जो हुआ है उसका पूरा एक्शन रिप्ले होता है। But generally nowadays this reconstruction panchanama is used to humiliate the accused, but that is not permissible. और इसके हिसाब से बहुत सारी कोर्ट्स ने ऑलरेडी एक्शंस लिए हुए हैं, बहुत सारे पुलिस के खिलाफ कंटेम्प्ट एक्शन लिए गए हैं, हाई कोर्ट्स ने लिए हैं, सुप्रीम कोर्ट ने लिए है, और इसीलिए गाइडलाइन फ्रेम की है कि एक एक्यूज्ड के पास भी क्या राइट है, उसे ह्यूमिलेट करने का किसी के पास भी राइट नहीं है। इवन आफ्टर प्रूवन गिल्टी भी उसे ह्यूमिलेट करने का राइट नहीं है। देयर इज अ प्रॉपर चैनल, देयर इज अ प्रॉपर वे टू गेट द जस्टिस, और उसी हिसाब से कोर्ट चलती है, ना कि किसी की मनमानी के हिसाब से। सर आज का पॉडकास्ट इट इज ऑल अबाउट कि हमारा लॉ क्या बोलता है, नॉट अबाउट कि वो हो सकता है या नहीं हो सकता, या वो होता है या नहीं होता। कानून के हिसाब से इफ इट इज रिटन कि ये नहीं हो सकता तो ये नहीं होना चाहिए। ट्रू। सी, कानून में सिर्फ दो ही शब्द है, लीगल और इलीगल। कोई चीज लीगल हो सकती है
और कोई चीज अगर वो लीगल नहीं है तो फिर वो इलीगल है। राइट। जैसे एक्यूज के साथ ट्रीटमेंट होती है, अगर वो ट्रीटमेंट विद इन द फोर कॉर्नर्स ऑफ रेशियो लेड डाउन बाय द सुप्रीम कोर्ट और इट इज मेंशन इन लॉ और इट इज बाय द हाई कोर्ट जजमेंट और बहुत सारी गाइडलाइंस, ह्यूमन राइट गाइडलाइंस, अगर उसके फोर कॉर्नर्स में नहीं आती देन इट इज इलीगल। फिर चाहे वो कोई भी किस्म का उसके साथ एक्यूज के साथ व्यवहार है, वो इलीगल ही कहलाएगा अगर वो परमिसिबल नहीं है तो। सर मैं एक बार दोबारा पूछूंगा, वही सवाल रीफ्रेम करके पूछूंगा, क्योंकि ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है लोगों की जागरूकता के लिए। हम टर्म्स सुनते हैं, थर्ड डिग्री होती है, सीआई वाले होते हैं, बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट्स होते हैं जिनके पास पूरी पावर होती है कि वो आपसे साम दाम दंड भेद हर तरीके से इन्वेस्टिगेट करके इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। बट अंडर द लॉ हाथ उठाना और मारने का कोई प्रावधान नहीं है, राइट? एब्सोल्युटली राइट। हाथ उठाना, मारना, एक्यूज्ड को असॉल्ट करना, कोई किसी भी किताब में इसे लीगल या जस्टिफाइड नहीं किया गया है, चाहे क्राइम कितना भी ग्रूसम, कितना भी सीवियर। यही तो ब्यूटी है हमारे देश की, और यही खूबसूरती है हमारे लॉ की, और यही खूबसूरती हमारे कानून की इस हिसाब से है कि एक एक्यूज को पूरा मौका और पूरा चांस मिला जाता है टू प्रूव हिमसेल्फ दैट ही इज नॉट गिल्टी, ही इज इनोसेंट। और इस हिसाब से जब तक वो नहीं होता, असॉल्ट करना तो इट्स अ क्राइम। अगर पुलिस असॉल्ट करती है आफ्टर अरेस्टिंग एक्यूज, और एक्यूज्ड अगर वो एविडेंस के साथ या कोर्ट को रिप्रेजेंट करता है और इफ ही सक्सेसफुली प्रूव्ड इट, तो जिस पुलिस वाले ने उसे अरेस्ट किया उस पर भी एफआईआर हुई है और होती भी है। वाओ, मतलब दिस इज समथिंग जो कि लोगों को समझने की बहुत सख्त जरूरत है। बट वो कौन सी ऐसी कॉमन प्रोसीजरल मिस्टेक्स हैं जो कि इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज करती हैं, स्पेशली इन एनडीपीएस एक्ट, जो कि उनके केस को बहुत ज्यादा कमजोर बना देती हैं? एनडीपीएस एक्ट वो पूरा स्पेशल लॉ है, और उसमें सीक्रेट इंफॉर्मेशन से लेके चार्जशीट तक की हर चीज की टेक्निकलिटी को डिफाइन किया गया है। राइट। जैसे कि सीक्रेट इन्फॉर्मेशन अगर रिसीव्ड होती है, उसे नोट डाउन करना है, सुपीरियर ऑफिसर को फॉरवर्ड करना है, पंचास बुलाना है। उसी के साथ जैसे ही कॉन्ट्राबैंड रिकवर्ड होता है फ्रॉम द पोजेशन ऑफ एक्यूज्ड पर्सन, उस कॉन्ट्राबैंड को कैसे सैंपल करना है, उसे कैसे मेजरमेंट करना है, Right. और उसे मेजरमेंट करने के बाद कैसे सीज करना है, ये सारी चीज़ें एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के लिए बहुत ही ज़रूरी होती है ध्यान से करना। एक भी लूप होल्स, जैसे कि 3 डिफरेंट बैग्स इंटरसेप्ट किए हैं इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में, और उसने सैंपल वो तीनों ड्रग में से, तीनों कंपार्टमेंट, तीनों बॉक्स में से नहीं लिए, सिर्फ एक ही बॉक्स में से। जैसे कि नॉर्मल पता चलता है तीनों में कैनबिस ही है, तो उसने एक का सैंपल ले लिया, उसे मार्क ए दे दिया और बाकी को मार्क बी सी दे दिया, और बी और सी के कंपार्टमेंट में से उसने सैंपल नहीं लिया। द बेनिफिट डायरेक्टली गोज टू द एक्यूज दैट इट इज नॉट प्रॉपरली मेजर्ड, राइट, इट इज नॉट प्रॉपरली, सैंपलिंग जो है उसका प्रॉपरली नहीं हुआ है। सेम एज उसने जैसे कि किसी बॉक्स में कॉन्ट्राबैंड मिला है, उसने बॉक्स का के साथ उसका वेट कर दिया, और फिर बॉक्स का वेट अलग से करके उसे माइनस नहीं किया, देन ऑल्सो बेनिफिट गोज टू द एक्यूज कि भाई इसका मेजरमेंट कंप्लीट नहीं हुआ है। सो ये एनडीपीएस का इन्वेस्टिगेशन सबसे केयरफुली करने वाली चीज है। इसमें थोड़ी सी भी लापरवाही एक्यूज को ही बेनिफिट देती है और किसी और को नहीं। वाह। और सर ऐसे कुछ एनडीपीएस एक्ट के ऐसे कुछ लैंडमार्क जजमेंट्स हैं वेयर जहाँ पे केसेस फेल हो गए हों बिकॉज ऑफ सर्टेन टेक्निकलिटीज, जो कि सही तरीके से ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन कुछ इश्यूज रहे हों, या फिर केस सही तरीके से बनाया ही ना गया हो? कोई भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर खुद के इन्वेस्टिगेशन को ऐसा नहीं चाहेगा कि वो सही तरीके से ना बनाए, बट ह्यूमन्स आर देयर, तो ह्यूमन मिस्टेक होना लाजमी है। अगर ह्यूमन मिस्टेक भी होती है तो वो एनडीपीएस में अलाउड नहीं है। सबसे मैं जिस केस को सबसे ज़्यादा समझता हूँ वो तूफान सिंह का केस है, जिसने पूरा कंसेप्ट ऑफ एनडीपीएस इंडिया में चेंज कर दिया। तूफान सिंह से पहले स्टेटमेंट बिफोर पुलिस वॉज एडमिसिबल। तूफान सिंह में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये लॉ स्पेशल है, नो डाउट अबाउट इट, बट ये लॉ में भी
ऑफिसर्स तो सेम ही है, उनकी ड्यूटी तो सेम ही है, और आप सिर्फ उनके स्टेटमेंट पे किसी को सजा सुना दोगे तो वो उचित नहीं है। राइट। तो इस हिसाब से वेटेज ऑफ कन्फेशनल स्टेटमेंट अगर इंडिया में कम हुआ हो तो वो तूफान सिंह है। और एक जजमेंट है करनाल सिंह, मैंने जैसे बताया फुल बेंच का, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि थोड़ी सी भी लापरवाही एक्यूज्ड को ही बेनिफिट करती है, क्योंकि कोर्ट का ऐसा मानना है कि ऑफिसर्स आर इंटेलिजेंट और वो लापरवाही करते नहीं है, मगर कुछ लूप होल्स ऐसे होते हैं कि जिसमें लापरवाही हो जाने का रीजन कुछ और हो सकता है, या तो गलत रीत से फ्रेम किया हो, या तो उसको प्रॉपर उसके राइट्स नहीं समझाए गए हो, इसीलिए वो लापरवाही को, और इतना स्ट्रिक्ट लॉ है जहां पे पनिशमेंट 20 ईयर्स तक है और रिपीटेड ऑफेंस में डेथ पेनल्टी तक है, तो ऐसे स्ट्रिक्ट लॉ को डील करने के लिए उन्हें टेक्निकल प्रोविजंस रखना बहुत ज़रूरी है, और वो लापरवाही टॉलरेट कोर्ट कभी भी नहीं कर सकती। आई थिंक कभी कभी कुछ चेन ऑफ इवेंट्स भी ऐसे हो जाते हैं कि इंसान की ज़िंदगी में, जिसकी वजह से कुछ ऐसी साजिश भी हो सकती है जिसके कारण इवन द इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज माइट नॉट बी एबल टू आइडेंटिफाई द एग्जैक्ट कॉज और द रूट वेयर दिस कंप्लेंट कम्स फ्रॉम। हो सकता है कि एक इंसान को इस तरीके से फ्रेम किया जा रहा है कि इवन द इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी इज इन द ब्लाइंड कॉर्नर, कि यार हमें इंफॉर्मेशन भी सही मिली, ये भी सही हुआ, बट वो कहते हैं ना कि देयर इज अ टर्म कॉल्ड, क्या बोलते हैं, प्रूफ ऑफ एलिबी, प्रूफ ऑफ एलिबी, कि सारी कहानी तो सही थी, बट जब वो स्टेज आता है तो उसमें पूरी कहानी ही बदल जाती है। ऐसा बहुत सारा प्रूफ ऑफ एलिबी इज यूज्ड कि जहाँ पे क्राइम हुआ और अगर पुलिस उसकी प्रेजेंस दिखा रही है और उसकी प्रेजेंस कहीं और पे है, वो प्रूव कर सकता है कि भाई मैं वो जगह पे मौजूद ही नहीं था जहाँ पे ये क्राइम हुआ, और पुलिस गलत रीत से मेरी प्रेजेंस वहाँ दिखा रही है, उस टाइम पे प्रूफ ऑफ एलिबी विल बी यूज्ड। इट इज सब्जेक्ट मैटर ऑफ ट्रायल, बट गलत रीत से फ्रेम करना हो सकता है। मेरा एक रिसेंटली केस था जहाँ पे एक कपल और ओल्ड एज कपल जो तकरीबन उनकी उम्र रही होगी 60-62 ईयर्स, वहाँ पे वो राजस्थान जा रहा है गुजरात से ट्रैवल करके, उसकी वाइफ साथ में है, और दोनों एक रिलीजियस प्लेस पे जाके वहाँ पे से वापस आ रहे हैं, और रास्ते में उसका हस्बैंड कॉन्ट्राबैंड रिसीव कर लेता है। वाइफ को पता नहीं है कि इसने ये किया है, और सीक्रेट इंफॉर्मेशन इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को पहुंच जाती है, और देवर वेटिंग के उन्हें पता ही था कि अभी निकलेंगे। वो कार जो उन्होंने एज पर द इंफॉर्मेशन उन्हें दिखी, अरेस्ट किया, और हस्बैंड और वाइफ दोनों को अरेस्ट कर लिया क्योंकि दोनों उस कार में थे। उस टाइम पे थोड़ा फॉल्स इम्प्लीकेशन और ये सब चीजें आती है कि जब इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को कई बार पता होता है कि देयर आर पॉसिबिलिटीज के ये वाइफ को शायद नॉलेज नहीं भी हो सकता कि मेरा हस्बैंड कॉन्ट्राबैंड साथ में कैरी कर रहा है। और मैंने ये चीज ज्यादातर नोट की है कि जब इन्वेस्टिगेशन एनसीबी का होता है, नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, बिकॉज एनडीपीएस का इन्वेस्टिगेशन ऐसा रूल नहीं है कि सिर्फ एनसीबी ही कर सकती है, जनरल पुलिस भी कर सकती है। बट जब एनसीबी का इन्वेस्टिगेशन होता है तो ये चीज मैंने बहुत अच्छी तरीके से देखी है कि एनसीबी के ऑफिसर्स उसकी तह तक जाते हैं। अगर उन्हें फील होता है कि एक ही गाड़ी में 4 लोग बैठे हैं पर 3 लोगों को नॉलेज नहीं है कि ये कॉन्ट्राबैंड यहाँ से ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कॉन्ट्राबैंड हो रहा है, तो एनसीबी उनके स्टेटमेंट रिकॉर्ड करके उनको फ्री कर देती है, उनको अरेस्ट नहीं करती और उनके सामने केस नहीं बनाती। पर वहीं पे जनरल पुलिस के ऐसे बहुत सारे केसेस भी है जो वाइफ साथ में ट्रैवल करती है फिर भी वो उसको इम्प्लीकेट करते हैं। उसके बहुत सारे रीजंस है कि भाई हम उसको क्यों जाने दें, हम कैसे कह सके उसे नॉलेज था या नहीं था। तो ये चीज फॉल्स इम्प्लीकेशन, इस हिसाब से थोड़ा इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को कभी कभी तो सच्चाई पता होती है कि इसमें इसका लेना देना नहीं है, फिर भी हमें अरेस्ट करना पड़ रहा है। सर, जब भी एनडीपीएस एक्ट की बात होती है वहाँ पे ना एक और भी चीज़ सामने आती है, दैट इज़ पीपल हु आर वेरी इन्फ्लुएंशियल। पिछले कुछ सालों में हमने न्यूज़ में बहुत देखा, कुछ बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल लोगों के नाम उछले और उन पे एनडीपीएस एक्ट लागू किया गया सर्टेन सर्कमस्टांसेस एंड रीजंस की वजह से। क्या सेलिब्रिटीज़ और हाई प्रोफाइल इंडिविजुअल्स डिफरेंटली ट्रीट किए जाते हैं व्हेन इट कम्स टू एनडीपीएस एक्ट? See, our constitution
once we read, there is one line, we people of India, Yes. we all are common. हमारे कानून में कोई सेलिब्रिटी नहीं है, कोई ऑफिसर नहीं है, कोई पॉलिटिशियन नहीं है. बहुत सारे केसेस है जहाँ पे हाई रैंक ऑफिशियल्स एनडीपीएस केस में एक्यूज बने हैं. बहुत सारे केसेस है जहाँ पे सेलिब्रिटीज और उनके बच्चे भी इसमें एक्यूज बने हैं, सेलिब्रिटीज खुद भी एक्यूज बने हैं. तो कानून हर चीज को, हर इंसान को सेम रीत से ही ट्रीट करता है. किसी के लिए कोई स्पेशल ट्रीटमेंट और प्रोविजन नहीं है. और हमने आए दिन देखा भी है कि बहुत सारे हाईली इन्फ्लुएंशियल लोग वो भी एनडीपीएस में जेल की हवा आराम से खा के आए और बहुत लंबे अरसे तक खा के आए. और कई सारे तो अभी भी जेल में है एनडीपीएस में. तो कानून के लिए सेलिब्रिटी और नॉन सेलिब्रिटी, देयर इज नो टू डिफरेंट टर्म्स. If you are an accused, you will be in a clutch of law. If you are not, if you are innocent, you are free. As we say, we the people, we are all equal under the law. True. As per the Constitution of India. और सबके लिए वही कानून है, वही संविधान है. तुम चाहे एक इन्फ्लुएंशियल इंसान हो, पॉलिटिशियन हो, ऑफिसर हो, गजटेड ऑफिसर हो, कोई भी हो, तुम्हारे लिए कानून वही है. सर, बिफोर वी कम टू एन एंड, एक छोटा सा सवाल, उसके बाद विल कम टू एन एंड टू द एपिसोड. किसी ने मुझे बोला कि जो साधु संत होते हैं, राइट, उनको कुछ सब्सटेंसेस कैरी करना अलाउड होता है. इज इट ट्रू? इट इज एब्सोल्युटली मिथ. दुनिया, इंडिया में किसी भी इंसान को कोई भी सब्सटेंस कैरी करना अलाउ नहीं है. हमने रिसेंटली बहुत सारे वीडियोस देखे हैं जो इंटरनेट पे कुछ वायरल्स हुए हैं, जिसमें उन्हें पकड़ा भी गया है और फिर उन पे केस भी किया गया है. यानी कोई भी रिलीजियन हो, कोई भी सेक्टर का हो, कोई भी कास्ट का हो, अगर वो क्राइम करेगा तो देयर इज अ कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ दैट क्राइम. अगर वो किसी भी धर्म का हुआ या कोई भी हाई पोस्ट ऑफ रिलीजन पे हुआ तो भी उसे सेम. तो उसमें किसी को भी अलाउ नहीं है, चाहे वो साधु संत हो या आम इंसान हो या कोई कॉर्पोरेट का एचआर हो, किसी के लिए अलाउ नहीं है. सर, व्हाट इज द बिगेस्ट मिथ यू थिंक जो कि लोगों के मन में है अबाउट द ड्रग लॉज इन इंडिया? एक मिथ ऐसा है जिसे मैं दूर नहीं करना चाहता. हाँ जी. यानी होना ही चाहिए ये मिथ. हाँ. ये मिथ ही है जो दैट रिस्ट्रेन पीपल टू कमिट अ क्राइम. कि एनडीपीएस में एक बार जेल में गए तो हम कभी बाहर नहीं आएंगे. ये मिथ है. एक बार हमारा एनडीपीएस में नाम आया तो हम कभी भी बाहर नहीं आएंगे. ये मिथ है. लॉ इज डीलिंग इट इन अ कंप्लीटली प्रॉपर मैनर. अगर आप इनोसेंट हो या आप गिल्टी भी हो और आपको पनिशमेंट मिल गई है तो फिर आपको बाहर आना है. बट ये मिथ लोगों में बरकरार रहना चाहिए जिससे लोग इस क्राइम को करने से डरे. मुझे लगता है कि डर ना हो अगर इंसान के मन में, तो कहीं ना कहीं अपराध खुद ब खुद बढ़ना शुरू कर देता है. मतलब आई एम टेकिंग इट एज एन एंटिटी, एज अ पर्सन, कि अपराध एक ऐसी चीज है जो कि इंसान को ना जकड़ लेता है और वो बढ़ेगा अगर डर ना हो तो. डर, सी, हमारे वहाँ एक डेफिनेशन है, एक वर्ड है हैबिचुअल ऑफेंडर. हैबिचुअल ऑफेंडर वो लोग होते हैं जिन्हें कानून का डर खत्म हो चुका है. वो क्राइम पे क्राइम करते हैं और उनको सजा भी मिलती है. वो उनका सेकंड होम जेल ही होता है, फिर भी वो क्राइम करते हैं. और कुछ मैंने ऐसे पर्सनली देखे कि कुछ ऑफेंडर होते हैं जो क्राइम करके उनको इतना रिग्रेट होता है कि वो जेल, मुझे जब भी उनके मुलाकात होती है या फिर कोर्ट में उनकी पेशी होती है और मिलते हैं, वो सिर्फ रोते हैं और रो के कहते हैं कि मुझे इतना कॉन्सिक्वेंसेस नहीं पता था कि इतना खतरनाक हो सकता है, वरना मैं कभी ना करता. तो ऐसे जो लोग होते हैं वो लोग सुधर सकते हैं. मगर जो हैबिचुअल ऑफेंडर है, जिन्हें पता ही है कि मेरा काम करने से जो क्राइम है जो मैं कर रहा हूँ उससे मेरा रिजल्ट क्या आने वाला है, और उनके लिए ये बहुत कॉमन हो चुका है और वो सेकंड होम अपनी जेल में भी वो आराम से रह सकते हैं. और अभी हमारी इंडियन जेल के हिसाब से और सिचुएशन के हिसाब से वी आर टोटली ओवर क्राउडेड. हमारी जेल की सिचुएशन बहुत ही ख़राब है. तो जो इंसान या तो मजबूरी में क्राइम कर गया है या तो
वो जवानी के जोश में क्राइम किया है या किसी दोस्त या बुरी संगत के हिसाब से क्राइम किया है, वो एक बार जेल में जाएगा, वो फिर से कभी भी क्राइम, सपने में भी वो ऐसा सपना भी नहीं देखेगा कि मैं क्राइम कर रहा हूँ। तो इस हिसाब से देखने जाए तो डर बहुत ही ज़रूरी है। Wow. I'll say thank you so much sir and conclude this podcast today, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है और लग रहा है कि now even I am much more aware about the NDPS Act and I know कि क्या सही और क्या गलत है। और इस पॉडकास्ट के माध्यम से जो भी इसको सुनेगा he will get an idea and get to know कि exactly NDPS Act है क्या और नशा करने का क्या परिणाम हो सकता है। अगर मैं उसे एक लाइन में कहूँ तो नशा सिर्फ आपके जिस्म को, आपकी बॉडी को ही बर्बाद नहीं करता, नशा आपकी ज़िंदगी बर्बाद करता है और नशा आपकी आने वाली नस्लों की ज़िंदगी और आपके परिवार की भी ज़िंदगी बर्बाद करता है। तो उसे हमेशा दूर रहना चाहिए। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच।